ये जूनियर तो कुछ ज्यादा ही फॉरवर्ड है, और ऊपर से ये सीधा डायरेक्ट अटैक, भला इसे कौन झेल पाएगा। उसने अपनी आंखें झपकाईं और बड़ी रिफ्रेशिंग सी हंसी हंसी। मैंने आपको एलुमनाई वॉल पर देखा है, आप फोटो के मुकाबले असलियत में 10,000 गुना ज्यादा हैंडसम हो। तो मैंने पोलाइटली सिर हिलाया। वो और भी स्वीटली मुस्कुराई। उसके छोटे से कैनाइन्स बाहर दिख रहे थे। वो मेरे बहुत करीब थी, इतनी पास कि मुझसे सनसाइन जैसी स्मेल आ रही थी। अब पास ही किसी ने मजाक किया, मिस्सू, अगर वान दीदी ने आपको अपने भाई पर लाइन मारते देख लिया तो वो आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगी। हैरानी की बात है कि सुकिंगसुई ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उल्टा एक सर्वर को इशारा करके बुलाया, इनकी ड्रिंक बदलकर हॉट कोकोनट मिल्क कर दो। मैंने हल्का सा मुंह बनाया। ये लड़की सिर्फ स्मूथ टॉकर ही नहीं है बल्कि काफी कंसिडरेट भी है। तो मैंने उसे देखकर स्माइल दी और वो तो जैसे मेस्मराइज होकर देखती ही रह गई। उसके कानों के किनारे लाल पड़ गए। तो तभी अचानक उसने हुडी का कोना उठाया और अपनी कमर दिखाई। या अभी डांस करते हुए मुझे थोड़ी खरोंच आ गई। थोड़ा दर्द हो रहा है। जैसे ही शर्ट ऊपर हुई, एक वेल डिफाइंड सिक्स पैक और उसकी बढ़िया लाइंस ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। उसने अपनी साइड में एक हल्के लाल निशान की तरफ इशारा किया। क्या आप देख सकते हैं कि कहीं नील तो नहीं पड़ा? मैं एकदम स्पीचलेस हो गया। ये चोट चेक करने के बारे में नहीं था, ये तो साफ साफ अपने एब्स दिखाना था। ये वेस्ट डिंपल्स पता नहीं गुकिंग हुन के मुकाबले कैसे होंगे और इन्हें छूने का एहसास कितना अलग होगा। तो सुकिंग सुई ने अपना सिर टेढ़ा किया। उसकी बिल्ली जैसी आंखों में एक शरारती चमक थी। क्या ये सीरियस है? मैंने उसके इरादे ने समझने का नाटक किया और बस एक सेंटेंस में जवाब दिया, कोई चोट नहीं लगी है। फिर मैंने एक और लाइन ऐड की, जब पर तुम्हारी फिजिक काफी वेल ट्रेंड है। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। जब तक तुम्हें यह पसंद है तब तक सब बढ़िया है। तो ये बोलकर फिर से मेरे और करीब आ गई। क्या क्या तुम इन्हें टच करना चाहते हो? टेबल पर एक पिंक लाइटर गिरा, न ज्यादा जोर से न ज्यादा धीरे। मेरे लिए यह आवाज किसी बिजली कड़कने जैसी थी। तो मैंने झटके से सिर घुमाया। मेरे बगल में बैठी गुकिंग हान के चेहरे पर एकदम काम एक्सप्रेशन था और उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल भी थी। तो पर मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। उसके आसपास का एयर प्रेशर डरावनी हद तक लो हो गया था। वो टेबल पर रखा वो पिंक लाइटर वही था जिसे मैंने खुद उसके बर्थडे गिफ्ट के लिए पर्सनली कार्व किया था। मैं उसे मनाने के लिए लाइटर की तरफ हाथ बढ़ाने ही वाला था कि तभी टेबल के नीचे किसी ने अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। वो पकड़ इतनी स्ट्रांग थी जैसे मेरी हड्डियां ही तोड़ देगी। मेरी तो जान ही हलक में आ गई। उसु किंगशुई थी मेरे बगल में बैठी है। मैंने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, पर गु किंगहान ने जबरदस्ती अपनी उंगलियों में फंसा ली और उन्हें जोर से भींच दिया। इस पनिशिंग जेस्चर से मेरी पूरी बॉडी सुन्न पड़ गई। फिर भी सु किंगसुई अभी भी अपनी शर्ट उठाए मेरे जवाब का वेट कर रही थी। क्या हुआ कि मैं पैनिक कर गया और अपनी नजरें नीचे कर लीं। टेबल क्लॉथ काफी लंबा था। तब जाकर मैंने चैन की सांस ली और बस एक फीका सा जवाब दे पाया, कुछ नहीं है। पर इस सुकिंग सुई लड़की को लगा कि मैं शर्म के मारे ब्लश कर रहा हूं। वो तो खुशी से चमक उठी और उसने अपनी शर्ट नीचे कर ली। सही है, यहां इतने सारे लोग हैं तो आप पक्का एक शरीफ इंसान ही होगे। टच करने में बहुत शर्म आ रही होगी, तो अगली बार मैं आपको प्राइवेट में टच करने दूंगी। मैं तो एकदम स्पीचलेस हो गया कि किसने कहा कि मुझे उसे टच करना था। अगर इस लड़की ने कुछ और बोला तो मेरा गेम ओवर है। मेरे बगल में बैठी ये पागल औरत, वो कोल्ड और जलन वाला लुक मुझे डुबोने ही वाला था। जो गुकिंग हान ने मेरा हाथ भींचा, फिर धीरे से अपनी पकड़ ढीली की और अपनी उंगलियों से मेरी हथेली को सहलाने लगी, जिससे खुजली और टिकलिंग दोनों हो रही थी। ये साफ तौर पे एक वार्निंग थी। तभी सुकिंग शुई ने अचानक अपना फोन निकाला और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने छोटे दांत दिखाए। चलिए एक दूसरे को भी चैट पर ऐड कर लेते हैं। अगली बार जब हम वापस कॉलेज जाएंगे तो वो आपके लिए स्पॉट सेव करेंगे और आपको ट्रीट देंगे। मैं अपने सामने QR कोड देखा, बस जल्दी से उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए मैंने अपना फोन उठाया और सिर हिलाया। पर जैसे ही मैंने भी चैट खोला, मेरी हथेली में अचानक एक तेज दर्द उठा। इस क्रेजी गुकिंग हान ने सच में मेरी हथेली पर जोर से स्क्रैच कर दिया था। तो वो सुन्न कर देने वाली फीलिंग तुरंत मेरी पूरी बॉडी में फैल गई। और गया फोन सीधा फ्लोर पर जा गिरा। क्या हुआ? सुकिंग शुई उसे उठाने के लिए तुरंत नीचे झुकी, पर गुकिंग हान ने अपना सिर घुमा लिया और एक वेट वाइप निकाला। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। अगर हाथ फिसल रहा है तो इसे पोंछ लो। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सबके सामने धीरे धीरे उसे पोंछने लगी। तो फिर वो मेरे कान के पास झुकी। उसकी गर्म सांसें मुझ पर पड़ रही थी, पर उसकी आवाज हड्डी कंपा देने वाली ठंडी थी। तुम्हें इस टाइप की लड़कियां पसंद हैं? उसकी टोन काफी डेंजरस थी और उसमें बहुत ज्यादा जेलसी भरी थी। उसके ब्लॉन्ड बात या एप्स जैसी चीजें। मेरे हाथ पहुंचने के बाद उसने धीरे धीरे हाथ हटाया
आखिरी शब्द लगभग हिस की तरह मेरे कान में फुसफुसाया। या तुम्हें युवा लड़कियों जैसा पसंद है? ये शब्द मेरे दिल में हुक की तरह घुसे तो मेरे कान तुरंत लाल हो गए और मैं बस गुस्से में उसकी ओर तिरछी नजर से देख सकता था। उसने बस एक ठंडी हंसी दी, उसकी आंखों में उदासी भर गई। मैंने सोचा धमकी काम कर गई और राहत की एक बड़ी सांस ली। अगले ही सेकंड टेबल के नीचे एक हाथ मेरे पैर पर टिक गया और घुटने से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं इतना डरा हुआ था कि हटना चाहता था, पर उसने मुझे कसकर पकड़ लिया कि मैं तुरंत समझ गया कि अगर मैं हिला भी तो वो जरूर कुछ और भी पागल भरा करेगी। पूरा शरीर कठोर हो गया और मैं बस आवाज नीचे करके कांपते हुए और कमजोर रह गया। मैं नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। उसने धीमी हंसी दी और उसकी उंगली सच में गोल गोल बना रही थी। पूरा शरीर सुन्न हो गया और मैं लिप जोर से चबाया ताकि अजीब आवाज न निकले। पागल बीस्ट जैसी औरत। भाई सु किंगसुई को लगा कुछ गड़बड़ है। उसकी नजर हम दोनों के बीच इधर उधर घूम रही थी। तो उसी वक्त मैंने गु किंगहैन की शांत आवाज कान में सुनी। मिस सु, यहां आपका सीनियर लो ब्लड शुगर से पीड़ित है। क्या मैं आपसे कहूं कि आप अगले कमरे जाके स्ट्रॉबेरी गेटो ले आएं? जैसे ही सु किंगसुई ने सुना, वह तुरंत बाहर दौड़ गई थी। भाई, मेरा इंतजार कर। जैसे ही लड़की चली गई, मैं और नहीं रुक सका। आंखें बड़ी कर लीं और गुस्से में उसकी ओर तगड़ी नजर से देख लिया। छोड़ दो। लेकिन गु किंगहैन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। आंखों के गहराई में एकदम फ्लेम जल उठी और आवाज बहुत खराश वाली हो गई, नीचे धंस गई। बेबी, अगर तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो अभी अभी तू क्या देख रहा था? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने असल में मेरा हाथ पकड़ लिया और अचानक उसे अपने पेट पर दबा दिया। उसकी शर्ट की परत के पीछे उसका सपाट और कसेला पेट कुल जलता हुआ था। मुझे लगा जैसे जल गया हूं और तुरंत हाथ वापस खींचना चाहता था, पर उसने कसकर पकड़ रखा। तू तो बस लड़की के एप्स को लंबे टाइम तक देखता ही रहा था, है ना? तो उसने मेरे कान के पास दांत पीस लिए। देखने में क्या इतना कूल है, चल खुद महसूस कर और देख। तो उसने ठंडा हंसते हुए मेरा हाथ धीरे नीचे की ओर ले गया। सु किंगशुई की बचकानी यलपन से तुलना करे तो एक परिपक्व औरत की कमर और पेट नरम तो होते हैं, पर फिर भी बहुत जलते हैं। इतना गर्म कि मेरे स्कैल्प तक सुन्न हो गया। तू तो उस लड़की को देख के ही हिप्नोटाइज हो गया था और वीचैट पर भी ऐड करना चाहता था, है ना? और किसको तू ज्यादा पसंद करता है वो महसूस कर। आखिरी शब्द सुन के मैं पूरी तरह घुमा गया। पूरा शरीर लगा जैसे आग लग गई हो। हमारे चारों ओर उसकी फ्रेंड्स की चहल वाली बातें गूंज रही थीं और टेबल के नीचे वो मुझे चीजें चेक करने के लिए मजबूर कर रही थी। इतनी ज्यादा शर्म की भावना ने मेरे पैर की उंगलियों को भी कल करवा दिया। तो मेरी उंगलियां कांप रही थीं और मैंने हल्के से उसके पेट को स्क्रैच किया, जैसे माफी मांग रहा हूं। इसी बीच श्याओई, तेरे चेहरे पर इतना लाल क्यों है? मेरी बहन असल में वापस आ गई थी और वो तेजी से आगे बढ़ी। टेबल के नीचे की हरकतें तुरंत रुक गईं। गुग्गू किंगहैन चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दिया और फिर भी कुल्ली अपने कफ को एडजस्ट कर दिया। जब मेरी दीदी बैठी तब तक ऐसा माहौल हो गया था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुग्गू किंगहान तो बड़े कैजुअल तरीके से बोलने भी लगी। शायद ये सु फैमिली की मिस सु के एप्स देखकर थोड़ा फ्लैस्टर्ड हो गया है। मेरी दीदी पहले तो थोड़ी डेज्ड थी, पर जैसे ही उन्हें बात समझ आई, उन्होंने जोर से टेबल पटका। वो पागल सु किंगशुई कहाँ है? गु किंगहान ने शांति से जवाब दिया। तो तुम्हारे भाई को इम्प्रेस करने के लिए वो गेटो खरीदने गई है। मेरी दीदी का चेहरा गुस्से से हरा नीला हो गया। आज मैं उसे मार मार कर गेटो बना दूंगी। मैंने गु किंगहान के सीरियस चेहरे को देखा। इस औरत को सच में दूसरों पर ब्लेम शिफ्ट करना बहुत अच्छे से आता है। अब फिर वो सीधा खड़ी हुई और एक हाथ से मुझे ऊपर खींच लिया। और शाओ ये थोड़ा मिल्क ड्रंक हो गया है और मैं इसे फ्रेश एयर के लिए थोड़ा बाहर ले जाती हूँ। ड्रंक, उसने कहा। और मैं सु किंगसुई की उस छोटी मिल्क किटन वाली खुशबू से नशे में था। मेरी दी ने एक्चुअली यकीन कर लिया और पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। और इस तरह गु किंगहान मुझे मेरी अपनी बहन के सामने से ही लेकर चली गई। अब प्राइवेट रूम के बाहर निकलते ही मेरी टांगें कांपने लगीं। ये औरत पक्का मुझे अब नहीं छोड़ने वाली। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, पूरा कॉरिडोर एकदम खाली था। तो मैंने जल्दी से कमजोर होने की एक्टिंग की और अपनी पिंकी फिंगर उसकी उंगली में फंसा ली। गुगु किंगहान, मुझे लगा अगर मैं अब थोड़ा शरीफ बनूं तो शायद बात बन जाए, पर जैसे ही मैंने मुंह खोला, उसने मुझे सीधा अपनी बाहों में खींच लिया। तो मजदू औरत का चेहरा काफी ग्लूमी लग रहा था और मेरी हर सांस में सीडरवुड की वो ठंडी और रिच खुशबू भर गई जो उसकी बॉडी से आ रही थी। तो तुम मुझे यहां किस लिए लेकर आई हो? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उसने मुझे ऊपर उठाया, सीधा ऊंची वाली खिड़की की सिल पर बैठा दिया। तो मेरे पैर तुरंत हवा में लटकने लगे और मेरे पीछे कुछ भी सहारा नहीं था। अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी खो देने वाली इस फीलिंग ने मुझे इंस्टेंटली पैनिक कर दिया। मैंने रिफ्लेक्स में खिड़की का फ्रेम पकड़ना चाहा,
पर उसने मेरी कलाई जोर से पकड़ ली। तो उसके तुरंत बाद गुकिंग हानो और करीब आई। उसका लंबा फिगर मेरी टांगों के बीच सिमट गया और उसने अपने दोनों हाथ मेरे अगल बगल टिका दिए, मुझे पूरी तरह अपनी एम्ब्रेस में ट्रैप कर लिया। उसने फिर से मेरा पूरा नाम पुकारा, ई, और उसकी आवाज हस्की थी और उसमें एक सिडक्टिव एम्बिग्विटी थी। जब तुम्हें एप्स देखना इतना ही पसंद है तो यही रुको और जी भरकर देखो। ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया हो और मैं बुरी तरह कांप उठा। नगु किंग हानी यहां नहीं। तो पर इससे पहले कि मैं बोलना खत्म करता, मेरे लिप्स को उसने पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। हालांकि यह किसके फेयर्स या रश नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे वो किसी चीज को क्लेंस कर रही हो। अब वो धीरे धीरे मेरे लिप्स के कोने से उस स्माइल को मिटाना चाहती थी, अपनी खुश मिलके उसे उस टेस्ट को पूरी तरह कवर करना चाहती थी जो किसी और ने मुझे पिलाया था। इतनी डोमिनेटिंग पर फिर भी कितनी चाइल्डिश। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि मेरा दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया। मैं बस कसकर उसके कंधों से चिपका रहा। काफी देर बाद उसने फाइनली मुझे छोड़ा। हमारे माथे एक दूसरे से टच हो रहे थे। उसकी उंगली मेरे लिप्स को सहला रही थी और उसकी आवाज काफी हस्की थी। बेबी, अब तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे? अभी उस छोटे बच्चे के सामने जिसका अभी तक दूध भी नहीं छूटा है, तुम कितनी स्वीट स्माइल दे रहे थे। मैंने गाल फुला के उसे घुरा। वो बस शिष्टाचार था, कौन जानता था कि वो तिरस्कार करेगी। तुम्हें पसंद है जब लोग तुम्हें बिग ब्रदर कहें, है ना? पल वो एक कदम करीब आई और मैं पूरी तरह से हिल नहीं पाया। उसने मुझको ऊपर देखा, उसकी आवाज धमकी से भरी हुई थी। बेबी, तुम्हें वो युवा पसंद है या परिपक्व? जैसे जैसे वो सवाल पूछती, वो थोड़ा थोड़ा आगे झुकती गई। मुझे पीछे झुकना पड़ा और संतुलन खोने का एहसास मुझे उसकी गर्दन से कसकर चिपकने पर मजबूर कर गया। आंसू तो बाहर निकल आए। मैं बस अपनी शिकायत चिल्ला ही सकता था। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूं। ओके। ये जवाब स्पष्ट रूप से उसे संतुष्ट कर गया। तो उसने फिर पूछा, तो क्या अब भी तुम्हें बिग ब्रदर कहे जाना पसंद है? मैं जल्दी जल्दी सिर हिलाया था। गुड बॉय। उसके होठों के कोने धीरे धीरे मुड़ने लगे। तो क्या मेरा बेबी अभी भी एप्स को छूना चाहता है? उसने फिर से एप्स का जिक्र किया और मैं इतना डरा कि जल्दी जल्दी अपने हाथ छिपा लिया। नहीं करता, मैं इंजर्ड हूं, मेरा एंकल मोड़ गया है। तो तुम ऐसा बिस्ट नहीं बन सकते। कौन जानता था कि वो नरम हंसी निकालेगी। उसकी नजर मेरे लाल सूजे हुए एंकल पर पड़ गई। मेरी बेबी का पैर अभी भी इंजर्ड है। जैसे ही मुझे लगा कि वो मुझे छोड़ देगी, उसने टॉपिक ही बदल दिया। इतना ईर्ष्यालु हो गया कि खट्टा हो गया। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस छोटे मिल्क किटन से बात करते देखा, तुम्हारी स्माइल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी जैसे तुम्हारा पैर दर्द कर रहा हो। तुम्हारी वो जूनियर तो पूरी गोल्ड डिगर निकली। जब वो तुम्हारे साथ खेलना खत्म कर लेगी तो तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। पर अगले सेकंड में गुक्विंग हान का हाथ मेरे टाइट एंकल को पकड़ लेता है, मेरे इंजर्ड लेग को थोड़ा उठाता है। उसकी उंगलियों के टिप्स धीरे धीरे सूजे हुए हिस्से पर रगड़ते हैं। उसकी आवाज हैरान करती है। क्या अभी भी दर्द है? मेरा पूरा शरीर झनझनाने लगा और मैं तुरंत अपना पैर पीछे खींच लेता हूं खुद को बचाने के लिए। तो मैंने दृढ़ता से सिर हिलाया। दर्द है। बहुत दह। किसने सोचा था कि वो बस कह देगी? ओह। उसकी आंखों में शरारती चमक थी। अगर इतना दर्द है तो मैं तुम्हारे लिए इसे मसाज कर दूंगी। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसकी सुकून भरी उंगलियों ने मेरे टाइट काफ पर धीरे धीरे चलना शुरू किया, जैसे प्राइवेट रूम में मेरे पैर पर सर्कल बनाते हुए। दु क्विंग हान, मैं चौंक कर चिल्ला उठा। तो मैं अपना पैर पीछे खींचना चाहता था तो उसने मेरा एंकल कसकर पकड़ लिया। मैं बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा सका। मैं बस बेबस देखता रहा जैसे उसने अपनी लंबी पतली हाथ मेरे पैंट के लेग में स्लाइड कर दी। जैसे ही ठंडी हवा मेरी त्वचा को छूती है, वो उसकी जलती हुई हथेली से ढक जाती है। तो मेरा पूरा शरीर कंपा। ये मेरे एंकल की मसाज नहीं थी, ये साफ तौर पर बुलिंग थी। वो फिर से मेरे कान के पास झुकी, उसकी गर्म सांस उस पर फैंस कर रही थी। तो तुम किस चीज से बच रहे हो? क्या वो छोटा मिल्क किन का टेक्निक मेरे जितना अच्छा है? वो पीछे हट गई, उसकी आंखें गहरी थीं। क्या उसे पता है कहां दबाना है ताकि तू फील कर सके? अच्छा, सिर्फ स्माइल कैसे करना है ये जानने का क्या यूज? ये इशारा भरे शब्द उसके ठंडे एक्सप्रेशन के साथ मिलके। वो असल में एक डिजेनेरेट थी जो इंटेलेक्चुअल बन के छुपी थी। मेरी स्कैल्प सुन्न हो गई, मेरे नाखून उसके स्किन में धसे ही वाले थे। ये फायर एग्जिट है, कोई भी टाइम पर अंदर आ सकता है। इसी बीच हॉलवे में तेज कदमों की आवाज आई। भाई, मैं तेरे लिए स्ट्रॉबेरी केक ले आया हूं। वो सूकिंग सुई था। मेरे दिल को लगा जैसे रुक गया और सारा बॉडी कठोर हो गया। कदमों की आवाज और करीब आती गई। आखिरकार फायर एग्जिट के दरवाजे के ठीक बाहर रुक गई। क्लिक। दरवाजे का नॉब बाहर से नीचे धकेला गया। इतना डरा कि दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अगर दरवाजा धकेल के खुल गया और मैं इस हालत में हूं तो मैं परिणाम की कल्पना भी नहीं कर पाता।
आयरनिक इसी पल में ये विक्सेन गु किंग हान सिर्फ नहीं रुकी, बल्कि उल्टा और भी खराब हो गई। मैंने नीचे वाला लिप जोर से काट लिया ताकि चिल्ला ना पाऊं। वो फिर से हंसी, उसकी पतली लिप्स मेरे पसीने से भीगे टेम्पल पर दब गई और बहुत लो वॉइस में बोली, वो बेबी, वो छोटा मिल्क किंग दरवाजा धकेलने वाली है ना? अब हमें क्या करना चाहिए? मेरी रैशनलिटी एकदम टूट गई। अब हम क्या करेंगे? मैं कैसे जानूं क्या करना है? बाहर सुकिंग सुई अभी भी डोर धकेल रही थी। तू अंदर है क्या? वो मैं इतना टेंशन में था कि सांस ही नहीं ले पा रहा था। उसके कपड़ों के हेम को कसकर पकड़ रहा था, फिर भी उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला। तो वो मेरे कान के झुकी और धीरे धीरे हंस पड़ी। भीख मांग मैं डोलती डोर को देखा, बाहर की आवाजें सुन ली और बस कांपते स्वर में अपना मुंह खोल सका। तो मैं तुझसे भीख मांग रहा हूं दीदी, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूं। वो आवाज इतनी सॉफ्ट थी कि उसका दिल पिघल गया। तो उसकी आंखें काली हो गईं और आखिरकार उसने दया दिखा दी। अच्छा लड़का। उसने लाइट के नीचे अपनी लंबी जेड जैसी उंगली उठाई। वो हाथ आग जैसा ग्लो दिखा रहा था। फौरन बाद में उसने दयालुता से एक और लाइन जोड़ दी, अब मेरा बेबी सच में सिर्फ मुझे ही पसंद करता है। कि मैं इतना गुस्से में था कि लगभग कसम खा लेता। तो एक बार मैं यहां से बाहर निकल जाऊंगा तो जरूर उसे असासिनेट कर दूंगा। इस सौभाग्य से सुकी किंगसुई डोर नहीं खोल पाई और वो बड़बड़ाई, क्या वो पहले ही घर जा चुका होगा? कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई। जैसे ही वो चली गई, मेरी सारी ताकत निकल गई और मैं लचीले ढंग से गुकेन की बाहों में गिर गया, हांफते हुए। वो वाकई एकदम बच निकलना था। तभी गुकिंगेन संतुष्ट हुआ तो उसने अपने हाथ पोंछे और मेरी गड़बड़ पैंट की टांगे सीधी कर दी। अगले ही सेकंड में उसने मुझे सीधे विंडोसिल से नीचे उतारा। उसने मुझे पार्किंग गैरेज की ओर खींचा और एक वॉइस मैसेज भेजा, शान वाओ, ये ने मिल्क कर ली और अब नींद आ रही है। मैं पहले उसे घर ले जा रहा हूं, बिल मेरे टैब पर डाल देना। जैसे ही वॉइस मैसेज भेजा गया, उसने फोन को फिर से अपनी जेब में धकेल दिया। प्राइवेट रूम छोड़ते ही उसके पास वापस जाने की कोई इरादा नहीं था। ये सब उस जूनियर को फिर से मेरे करीब आने से रोकने के लिए था। उसने मुझे बैक सीट में धकेल दिया और मेरी सीट बेल्ट बांध दी। तो उसने पहले ही एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर को कॉल कर लिया था और मेरे बगल में बैठ गई। फिर फ्रंट और बैक सीट के बीच की पार्टीशन धीरे धीरे उठी। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। क्या ये विक्सेन अभी भी ऐसा चाहती है? मैं तुरंत अपनी आंखें बंद कर दिया, मौत का नाटक करने के इरादे से। पर उसके पास मुझे पूरी तरह छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी टाई खींची, जिससे उसका फीका कॉलरबोन और मेरे द्वारा छोड़ी गई बाइट मार्क दिखी। तो उसने अपना सिर थोड़ा झुका दिया और उसकी नजर मुझ पर टिकी। सोने का नाटक करते हुए उसने धीरे धीरे हंसी। तो फिर उसकी लंबी पंगलियों मेरे घुटने पर बेहतर ढंग से टैप करना शुरू किया। 2 बार, 3 बार, बिना किसी रिदम के। ये सच में एक साइकोलॉजिकल बैटल थी। उस हाथ की गर्मी चौंका देने वाली थी, जो मुझे फायर एग्जिट में हुई सारी चीजों की याद दिला रही थी। जैसे ही मैं उसकी हाथ से निकलने के लिए उल्टा होने का नाटक करने वाला था, उसी पल एक बांह सीधा मेरी कमर के चारों ओर लपेट गई। गुर्राहट के साथ मैं उसकी बाहों में फंस गया तो मेरी सांस में उसकी खुशबू भर गई। अब भी नाटक कर रहा है। मेरे सिर के ऊपर से उसकी ठंडी धीमी हंसी आई। अब मैं खड़ा हो गया। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। जब तक मैं नाटक करता रहा, वह मुझसे कुछ नहीं कर सकती थी। फलस्वरूप उसने ठंडे अंदाज में मुंह खोला, जब तुम किसी और के एप्स देख रहे थे, तुम्हारी आंखें कांसे की घंटियों से भी बड़ी थीं, है ना? अब तुम मेरे सामने हो। अचानक तुम नींद में डूब रहे हो, या कहूं तो अगले ही सेकंड में उसने मेरा ठुड्डी उठाया। क्या मेरा ये पुराना चेहरा उन छोटे मिल्क किटन्स जितना देखने लायक नहीं है? हम इस हर्डल को क्यों नहीं पार कर पा रहे? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, पलकें कांपते हुए दृढ़ता से नहीं खोली। ठीक है। अब वो बहुत गुस्से में थी, हंसी और बोली, तुम आंखें नहीं खोलोगे, है ना? मैं लगता है मेरा बेबी सच में थका हुआ है। तो चलो थोड़ा रिलैक्स करूं तुम्हें। जैसे ही उसने बात खत्म की, एक हाथ अचानक मेरी साइड के सबसे नरम टिकलिश हिस्से को चिमटा और रगड़ने लगा। मत करो, मैं गुकिंग हान। मैं तुरंत टूट गया, उसकी बाहों में बेबस लड़ते हुए। चिमटे, यह टिकलिश है। मैं गलत था। तो मैं अचानक आंखें खोलता हूं, आंखों के कोने हंसी से लाल हो गए। तो बेबी आखिरकार जाग गई। उसने ऐसा नाटक किया जैसे अभी अभी पता चला हो, पर उसका हाथ पहले ही रुक गया था। बड़ी हाथ अभी भी मेरी कमर को कसकर पकड़ रहा था। मुझे नीचे धकेलते हुए उसकी थाप पर बैठा रहा। सामने सामने हमारी सांसें मिल रही थीं। प्राइवेट रूम में तुम बहुत टॉकर नहीं थे क्या? क्यों किसी के एप्स की तारीफ करना बुरा नहीं, और यहां तक कि उसे वीचैट पर ऐड भी करना चाहा। जैसे जैसे वो बात करती गई, उसका चेहरा थोड़ा मेरे नाक के टिप तक आ गया, जब तक हमारी नाकें एक दूसरे को छू न लीं। वो अभी दूध नहीं पिलाया हुआ किटन देखन में क्या है? मेरा दिल गरज की तरह धड़क रहा था। तो मैं रिफ्लेक्स से उसकी कॉलर पकड़ ली, मेरा हाथ उसके क्लेविकल के पास से लुढ़कते हुए, जो लाल निशानों से ढका था। मैं फंस गया हूं, फिर से इस वैक्सीन की खूबसूरती में फंस गया।
तो मैं पीछे हट गया और छोटी आवाज में जवाब दिया, इसे यंग एनर्जी कहते हैं। उसने मेरे हाथ से ठंडी हंसी निकाली और उसे अपनी छाती पर दबा दिया। तो कपड़े की एक लेयर के पीछे एक औरत की शानदार कर्व दिख रही थी। क्या तुम कह रही हो कि मुझे छूना उस छोटे दूध वाले किटन को छूने जितना अच्छा नहीं लगता? तो उसने मेरा हाथ पकड़ा अपनी छाती पर गोल गोल घुमाते हुए। बेबी, तुम धीरे धीरे ले लो और ध्यान से फील करो। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। इस औरत की अजीब सी कॉम्पिटिटिव नेचर। जैसे ही मैं अपना हाथ वापस खींचने वाला था, उसने उसे और कसकर पकड़ लिया और हाथ को नीचे ले गई। डिंग डोंग, एक वीचैट नोटिफिकेशन की आवाज ने उस अजीब माहौल को तोड़ दिया। मैंने मौके का फायदा उठाकर उसे धक्का दिया, फोन निकाला। वो मेरी बहन थी। तो मैंने जल्दी से खोल दिया। 1 और 15 सेकंड का वॉइस मैसेज था। मैंने सावधानी से गु किंग हान को देखा। वो तिरछी आंखों से नाराज चेहरे के साथ मेरे फोन को घूर रही थी। खोलो। मेरा उंगली कांपते हुए वॉइस मैसेज खोल रहा था। तो मेरी बहन की तेज नशे में धुंधली आवाज स्पीकर से आई, अभी घर पर है क्या? कि किंग हान ने कहा था कि तुम थके हुए थे और पहले तुम्हें घर ले गई। तुम्हारा पैर परेशान कर रहा है क्या? अगर दर्द है तो किंग हान को कहो कि वो तुम्हारे लिए रगड़ दे। और हाँ, उसे याद दिला देना कि तुम्हें एक गिलास गर्म दूध दे दे। मेरी बहन की फिक्र ने दिल को गर्म कर दिया, पर तुरंत रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, खासकर गर्म दूध की बात सुनकर। मैंने गु किंग हान के होठों के कोने पर ठंडी मुस्कान गहरी होती देखी। का तुम्हारी भविष्य की सासू बहन कितनी कंसिडरेट है। और उसने हर शब्द कड़वे लहजे में कहा। उसकी आंखें काली सी थीं। लगता है तुम्हारी बहन भी जानती है कि तुम छोटे दूध के बिल्ली के बच्चे की तरह हो, जो दूध की महक से भरपूर होते हैं, जब एनर्जेटिक हो, है ना? ये भी सच में दूध के दाग से एलर्जी रखती है। सिर्फ इसलिए कि मेरी बहन ने कहा था सोने से पहले दूध पी ले, वो तुरंत पागल हो गई। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मेरी बहन के वॉइस मैसेज का जवाब देने पर मजबूर किया। तो वो मेरे कान के पास झुकी। उसकी आवाज धीमी थी। तो उसको बता दे कि मैं घर पर हूं, ठीक है, और अब सोने जा रहा हूं, ताकि वो निश्चिंत रहे। मेरे हाथ में फोन पकड़ते हुए कांप रहा था, उसकी बाहों में वॉइस मैसेज का जवाब देते हुए। क्या ये मौत मांगने जैसा नहीं है? पर मैं उसे उकसाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम बस चापलूसी भरे तरीके से समझौता करने की कोशिश कर सकता था। क्या मैं टाइप कर सकता हूं? उसने सख्ती से इनकार कर दिया और मेरी बहन को भी मेरे खिलाफ धमकी देने के लिए इस्तेमाल किया। सिर्फ तभी जब वो तुम्हारी आवाज सुनेगी, तुम्हारी बहन निश्चिंत हो जाएगी ना। और कोई चॉइस ना होने के कारण मैं बस खुद को संभाल कर वॉइस बटन दबा दिया। सिर्फ मैं अभी अभी एक शब्द कहा था जब ये पागल डॉग ने मेरे ईयरलॉब को काट लिया और थोड़ा दांत भी पीस लिया। वो सुन्न और दर्दनाक फीलिंग तुरंत मेरी सांसों को अराजक बना दिया। मैं इतना डरा हुआ था कि लगभग चिल्ला ही जाता। मैं जल्दी जल्दी हाथ से मुंह ढक लिया और तुरंत कैंसल बटन पर स्वाइप किया। मैं उस पर कड़ाके से घूरा, काश फोन को उसके चेहरे पर फेंक पाता। अगर मेरी सिस ने अभी वो आवाज सुनी तो ये एक मिरेकल होगा अगर वो पागल ना हो गई। किसने सोचा था कि ये औरत मेरे ईयरलॉब को काटेगी और हंसकी आवाज में मुझे थ्रेट करेगी? तो बेबी, तू क्यों नहीं कंटिन्यू किया? अगर तू नहीं करेगा तो मैं पहले कंटिन्यू करूंगा। अगर तेरी सिस बाद में कॉल करे तो मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरी स्कैल्प तुरंत सुन्न हो गई। ये एक साफ थ्रेट था, ऊपर से ये पेरवर्ट वाकई कर देगा। तू सच में पागल डॉग है। मैं गुस्से में दांत पीस रहा, किन बस शर्म से फोन फिर से उठा के वॉइस बटन दबा सका। मैं अभी अभी घर के पास हूं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, वो औरत अचानक मेरे ईयरलॉब को चाटने लगी और एक कोमल आवाज निकाली। तो मैं इतना टेंशन में था कि मेरा शरीर डिगा गया। उंगलियां फोन को कसकर पकड़ ली। मैंने गहरी सांस ली और वाक्य को खत्म करने की कोशिश की। इसे खींचते बस और भी खतरनाक हो जाता। मेरा पैर ठीक है मैं सोने ही वाला हूं। तो तू भी जल्दी घर चल दे। मैंने अपनी उंगली छूट दी और वो वॉइस मैसेज भेज दिया। मैं इतना थक गया था कि एक बार भी सुनने की हिम्मत नहीं रही, कि मैं बस यही चाहता था कि मेरी बहन नशे में हो और मेरी आवाज की कंपकंपी सुन न पाए। उसी वक्त क्विन हान ने आखिरकार मेरे कान से हाथ हटाया, जिस पर दांतों के साफ निशान रह गए। उसने भेजा हुआ वॉइस मैसेज देखा और शरारती लोमड़ी जैसी मुस्कुराई। बहुत बढ़िया। अगले ही पल उसने मेरे दरभरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, का तुम अपनी बहन को कहा कि तुम सोने वाले हो, फिर भी झूठ न बोलने के लिए। चलो जल्दी से घर चलें और सो जाएं, मैं बस पुलिस को कॉल करना चाहता हूं। इधर एक पेरवट है। जैसे ही कार पूरी तरह रुक गई, गुक्विन हान ने मुझे विला में खींच लिया और सीधे सोफा पर बिठा दिया। मैं तुरंत एक थ्रो पिलो पकड़ के अपने सामने रख लिया और उसे सतर्कता से घूरा। तो तुम्हें हिम्मत नहीं करनी कि कुछ भी मजाक किया करो? तो मैं तो घायल हुए, लेकिन वो आधी मुस्कान के साथ झुकी। तो मैं इतना डरा हुआ था कि कुशन को कसकर गले लगा लिया। उसकी उंगली की हल्की हरकत से ही उसने मेरा फोन ले लिया। तो तुम मेरा फोन किस लिए ले रही हो? मैं वापस छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने हाथ उठाया, मैं बिल्कुल भी पहुंच नहीं सका।
पैर की चोट धड़क रही थी। तो अब मैं खड़े भी नहीं हो पा रहा हूं, मैं बस कुछ चेक कर रहा हूं। औरत ने नीचे मेरी ओर देखा, होंठ के कोने पर ठंडी सी मुस्कान आई, जैसे देख रही हो कोई मछली जाल से फिसल गई हो। कौन सी मछली जाल से फिसली? ये मेरी प्राइवेसी है। गु क्विन हान ने धीरे धीरे हंसी, कुशलता से मेरा फोन अनलॉक किया, वीचैट खोला और सीधे गन्यू फ्रेंड्स पर गई। वो जैसा कि उम्मीद थी, वो निडर ब्लॉन्ड लड़की, द मिल्क किटन, फिर भी मुझे फ्रेंड के तौर पर कर दिया। नोट में साफ लिखा था, बिग ब्रदर। ये वही सु किंगसुई है जो पहले आया था। बिग ब्रदर, फिर से बिग ब्रदर। ये दो शब्द असल में गु किंग हान की आखिरी नस पर डिस्को डांस की तरह जंगली ढंग से थिरक रहे थे। उसका चेहरा तुरंत ही काला हो गया। बिग ब्रदर, उसने ठंडी हंसी निकाली और फोन की स्क्रीन मेरे सामने रखकर मीठी आवाज में बुलाया। वो टोन ऐसा लगा जैसे दांतों के बीच से निकला हो। मैंने गर्दन सिकुड़ी और जल्दी जल्दी समझाया, तो मैंने उसे ऐड नहीं किया, शायद किसी ने उसे मेरा कॉन्टैक्ट कार्ड भेजा होगा। ये सु किंगसुई, वो तो पहले ही चली गई, फिर भी बहुत जिद्दी है। वो धरती पे किसको पूछी कि मेरा वीचैट ले ले। मैं फंस गया। गु किंग हान ने ठंडी हंसी निकाली, उसकी उंगली स्क्रीन पर टैप करके डिक्लाइन किया, फिर से टैप किया, ब्लैकलिस्ट में ऐड किया। एक सिलसिला ऐसा था जैसे बहता पानी। फिर उसने मेरे कॉन्टैक्ट्स खोले, खुद को पाया। मेरे द्वारा उसके लिए रखा नोट था, सिस्टर हान। तो उसने आंखें पिचकी, चेहरे पर तिरस्कार का इजहार, उसे डिलीट किया और फिर से टाइप किया और उसे टॉप पर पिन भी कर दिया। तो इन सब के बाद उसने फोन को मेरे पास फेंक दिया। मैंने टॉप पर पिन किए नोट को देखा और मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। तो तुमने इसे क्या बदल दिया? अगर मेरी बहन देख ले तो। मैं इसे वापस बदलने वाला, तब अचानक वो महिला नीचे झुकी, मुझे सोफा पर फंसाते हुए, और फोन तुरंत गिर गया। गु किंग हान, उसने मेरी ठुड्डी पकड़ी। तो तुमको लोग तुम्हें बिग ब्रदर कह के बुलाते सुनना इतना पसंद है? क्या ये कोई खास फेटिश है? क्या तुम चाहो कि मैं तुम्हें अब कुछ बार बिग ब्रदर बुलाऊं ताकि मेरी बेबी इसे सुन ले? बेबे, वो आवाज मीठी थी, उसमें कोई लड़की जैसा टोन नहीं था, पूरी तरह से एक परिपक्व औरत की खतरा और आकर्षण से भरी हुई थी। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। ऐसे मत बुलाओ मुझे, सामान्य रहो। मैं बहुत ही सामान्य हूं। उसकी उंगलियों की नोक धीरे धीरे मेरे होठों को रगड़ रही थी, उसकी आंखें काली थीं। तुम ही हो जो असामान्य हो। मेरे सामने उस छोटे मिल्क किटन के साथ खुशी खुशी चैट कर रहा है, बेबी। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे ठीक बगल में थी? तो उसकी नजर बहुत खतरनाक थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरी सांसें बेताशा हो गईं। तो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। उसकी उंगली मेरे होंठ पर टिकी हुई थी। मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें गहराई से याद दिलाऊं कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास गर्लफ्रेंड है। जैसे ही उसने बात खत्म की, उसने मुझे खींचकर सीधे दूसरे फ्लोर की ओर चल पड़ी। मैं घबरा गया, अपनी ठीक पैर से जोर जोर से लात मारता रहा। तो मुझे याद है, मेरी गर्लफ्रेंड गु किंग हान है। तो मुझे याद, लेकिन वो औरत बस धीरे धीरे हंसी। तो वो जादुई हंसी ने मेरे पूरे शरीर को गर्म कर दिया। जब मुझे एक एक कदम बेडरूम की ओर खींचती देखी तो मुझे खुद को बचाना पड़ा। मैं जल्दी जल्दी अपनी चोटिल टांग उठाया। गु क्विंग हान, मेरा पैर चोटिल है। मैं चोटिल हूं तो ऐसी बीस्ट नहीं बन सकती। बिल्कुल, उसने कड़ोर जवाब दिया। चिंता मत कर, मैं चोटिल व्यक्ति को कुछ भी नहीं करूंगा। सिर्फ बात बस यह है कि मैं बेबी की वाइफ हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने मोच वाले बेबी की सर्विस करूं। तो मैं तुरंत ही रोंगटे खड़े हो गए। उसके मुंह से निकला असरवा शब्द बिल्कुल भी सही नहीं था, पर मेरा पैर मोचा हुआ है, मैं बिल्कुल भी बच नहीं सकता। अगले ही सेकंड में मुझे बाथरूम के ठंडे सिंक पर रखा गया। हमारे बगल में स्टीमिंग हॉट बाटअप था और मेरे सामने खड़ी थी लंबी पतली गु क्विंग हान। उसका हाथ मेल एड़ी से ऊपर उठते 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 मेरे कमर के बेल्ट बकल पर रुक गया। डार्लिंग, तुम्हारा पैर मोचा हुआ है, पानी में नहीं जा सकते। उसने धीरे धीरे मेरा बेल्ट बकल खोल दिया। मैं खुद नह सकता हूं। मैं पैनिक में उसका हाथ नीचे दबा दिया। हिलो मत, मुझे कर लो। उसने मेरा हाथ धकेल दिया, अपनी उंगलियों को मेरे बेल्ट में लगाकर इतनी धीरे धीरे मूव किया कि पागलपन आ गया। तो उसकी आंखें मेरे खुले स्किन के हर इंच पे चिपकी हुई थी, जैसे वो अपनी ही गिफ्ट खोल रही हो। मेरी पैंट नीचे स्लाइड हुई और उसके फिंगर्स मेरे कॉलर बोन पे हल्के से रगड़ गए। वो बहुत टू स्किनी थी, फिर कमर तक स्लाइड हो गई। पर एब्स को अभी और मेहनत चाहिए। उसके हर सेंटेंस के साथ मेरा चेहरा और भी रेडर हो जाता था। ये बात करने में मदद नहीं कर रहा, ये तो साफ एक बड़े पैरवट का काम था। आखिरी कपड़ा गिर गया और मैं इतना एम्बारास्ड हो गया कि एक होल में क्रॉल करना चाहता था। तो गु क्विंग हान ने मुझे बाथटब में खींचा, धीरे धीरे मेरी इंजर्ड लेग को एज पर सपोर्ट किया। हॉट वाटर ने मुझे घेर लिया, पर असली टॉर्चर अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि गुचिंग हान ने मुझे टब में डालने के बाद भी वो नहीं गई। तो उसने अपनी लंबी लेग्स उठाई और खुद भी स्टेप इन कर गई। पानी हर जगह स्प्लैश हो गया। मैं एक सरप्राइज येल्प निकाल दिया। तो तुम अंदर क्या करने वाली हो?
मैं कैसे मदद करूं, बात में अगर खुद अंदर नहीं जाऊं। अब वो औरत फैक्ट्री जवाब दिया। मैंने नीचे के लिए बाइट ली, एक सेकंड भी उसकी बात नहीं मान पाया। पर जब मेरी आंखें उस पर पड़ी, मैं नहीं देख पाई दूर। वो असल में कपड़े नहीं उतारी, पर यही चीज इसे और भी डेडली बना दिया। उसकी ब्लैक ड्रेस पूरी तरह भीगी, बॉडी से चिपकी, उसकी हॉट और डेलिकेट कर्व्स फुल डिटेल में दिख रही थीं। ये एक असली बेजोड़ ब्यूटी थी, सु किंगशुई की मैच्योर फिगर से तुलना में इम्पैक्ट 100 गुना से भी ज्यादा स्ट्रांग था। उसके खूबसूरत गले पर एक ड्रॉप पानी स्लाइड होते हुए कॉलर में गायब हो गया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया, निगल ही गया। ये कसम वाली औरत का बॉडी वाकई टॉप टियर था। डार्लिंग, देखकर अब तुझे काफी हो गया। उस औरत की हंस की आवाज अचानक गूंज उठी। कौन तुझे देख रहा है? मैं अचानक अपना सिर हटाया, बिल्कुल भी नहीं मानने को तैयार कि मैं फिर से उसकी खूबसूरती से मोहित हो गया हूं। अगर मैं मान लेता तो ये फ्लर्टी विक्सन फिर से अपनी चालें चल देती। रुगुकिंग हान ने एक आईब्रो उठाया, अचानक पास झुकी, उसकी गहरी आंखें चमकते लाइट से झिलमिलाई। डार्लिंग, एक बार और करीब से देख ले। मेरा दिल धड़क रहा था। लगता है डार्लिंग को जो दिख रहा है उससे बहुत खुशी हो रही है। मैं हाथ उठाकर उसकी पेट पर धक्का दिया। मेरे धक्के से औरत एक कदम पीछे हट गई, उसकी गीली कपड़े और भी ट्रांसपेरेंट हो गए। वो भाप में वो प्राचीन समय की डेमन जैसी लग रही थी, लेकिन लगता है डार्लिंग वाकई बहुत सेटिस्फाइड है। उसने होंठ कर्ल किए, धीरे धीरे स्क्वैट करते हुए, उसकी लंबी पतली उंगलियां मेरे चेहरा को धीरे से क्रीज करती हुई। तेरी एक्सप्रेशन ही बता रही है। तो मेरा ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो। मैं अपनी चोटिल टांग हिलाया, खुद को कवर करने के लिए तौलिया पकड़ने गया, पर मेरी टांग उसकी हथेली में कसकर पकड़ी हुई थी। चल स्नान करते हैं। उसकी गहरी हंस आवाज ने मेरा दिल रेस करवा दिया। अगले सेकंड में उसने बात स्पंज उठाया, अपनी छोटी हाथ मेरे फर्म बैक पर रखी और सही प्रेशर से सच्ची सर्कल में स्क्रब करना शुरू किया। पर उसकी उंगलियां हमेशा, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, मेरी स्किन को छू लेती थीं, जिससे मेरे अंदर शिवर्स आ जाता था। मुझे मानना पड़ा कि ये कसम वाली औरत की सर्विस दर्दनाक भी थी, पर असल में बहुत आरामदेह थी। और जैसे ही मैं पूरी तरह से स्क्रब हो रहा था, सारा शरीर ढीला पड़ रहा था। उसके चेस्ट के खिलाफ कराहते हुए उसकी गहरी खरखरी आवाज अचानक मेरे कान के बगल से सुनाई दी। क्या वो छोटा मिल्क किटन का शरीर मेरे जैसा है? क्या ये जेलॉस अभी तक फीका नहीं हुआ? मेरी आवाज कमजोर थी, मैं साफ साफ नहीं देख पा रहा था। मैं नहीं देख पा रहा था। गुचिंग हान अचानक हंसी, फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और सीधा अपने गीले गीले चेस्ट पर दबा दिया। मेरी हथेली के नीचे उसका धड़कता हुआ दिल था, जो आश्चर्यजनक रूप से नरम और गर्म अकड़ों वाला था, जिससे मेरी उंगलियों के टिप्स जलने लगे। अब साफ देख पा रहे हो? उसने सच में मेरा हाथ नीचे की तरफ धकेल दिया, उसके चेस्ट से कमर तक, और फिर उसने मेरे कान में हल्की हंसी के साथ फुसफुसाया। उसका चेस्ट कंपा रहा था। क्या तुम्हें वेट सेडक्शन देखना पसंद नहीं आया? भाप बहुत घनी थी। आखिरकार गुकिंग हान ने मुझे बाथरूम से बाहर ले गया। मेरा शरीर तौलिए में लिपटा हुआ, मेरी स्किन एक सेडक्टिव पिंक रंग में फ्लश हो गई। नहाने के बाद मैं सीधे कंबल में कूद गया। मेरा चेहरा इतना लाल था कि ऊपर भी नहीं देख पा रहा था। गुकिंग हान बिस्तर के पास वापस आई, एक बोतल औषधि वाइन हाथ में लिए हुए। तो मैं नींद में हूं, मैं सिर्फ अपनी आंखों को ब्लफ करके दिखाता हूं, इसे झूठा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, उसने हाथ बढ़ाया और कंबल फेंक दिया। अगले ही सेकंड में उसने सटीक रूप से मेरे बिना चोट वाले एंकल को पकड़कर खींचा। तुगु किंगहान, तुम क्या कर रही हो? मेरा पूरा शरीर उसके द्वारा कंबल से बाहर खींचा गया, सीधे उसके साइड पर ले जाया गया। तुगु किंगहान बैठ गई, मेरी चोटिल टांग को उठाया और उसे अपने जांग पर रख दिया। पोजीशन। तो मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया, पर उसकी एक्सप्रेशन कूल थी। उसने कुछ मेडिसिनल वाइन अपनी हथेली में डालकर गरम गरम रगड़ दिया। थोड़ा सहले रगड़ने से जल्दी ठीक होगा। बोलते ही उसकी गर्म हथेली मेरे हल्के सूजे हुए एंकल पर दब गई। हिस्स दर्द है। मैं चुरली पैर वापस खींचना चाहता था, पर उसने उसे टाइट पकड़ रखा। हिल मत। उसने प्रेशर एकदम बेस्ट कंट्रोल किया, सही फोर्स से मसाज और नीड किया। मेरे एंकल का दर्द सच में कम लग रहा था, पर धीरे धीरे कुछ गड़बड़ लगी। क्यों? उसकी हाथ रगड़ते रगड़ते और ऊपर ऊपर जा रही थी। तो उसकी उंगलियों ने मेरे एंकल को ट्रेस किया, धीरे धीरे काफ तक स्लाइड करती गई। उसकी छोटी हाथ मेरी स्किन को स्पर्श कर एक टिंगलिंग फीलिंग दे रहा था, जो इग्नोर नहीं हो रही थी। युगु किंगहान, मेरी आवाज भी कंपा रही थी। वो हिस्सा इंजर्ड नहीं है, मेरिडियन क्लियर हो रहे हैं। तो उसने सीरियस फेस में बकवास बकली। उसकी उंगलियां इंटरमिटेंटली तेज कर रही थीं, एक खुजली जो हड्डी तक पहुंच रही थी। मेरा दिल भी कंपा रहा था। तो वो औरत अचानक बोली, आंखों में शरारती चमक थी। चलो एक गेम खेलते हैं, Q&A विथ रिवॉर्ड। मैं धुन में बोला। क्या तुम आगे किसी और औरत के बॉडी को देखोगे? मैंने लिप काट ली, मेरा चेहरा लाल हो गया।
मैं अब और नहीं देखूंगा। बहुत साइलेंट है, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। उसकी उंगलियां अचानक टाइट हो गईं और आंसू तुरंत मेरी आंखों में भर आए। पैर की उंगलियां कर्ल हो गईं। तो क्या तो हिम्मत रखोगे? उसने फिर से पूछा। तो अब मैं हिम्मत नहीं रखता, सच में मैं अब बिल्कुल हिम्मत नहीं रखता, मैंने आवाज में कराहते हुए चिल्लाया। फिर भविष्य में अगर वो छोटी लड़की तुम्हें बड़ा भाई कहे तो तुम हां कहोगे? मैं नहीं मानूंगा, अब मैं नहीं मानूंगा। उसको मैं इतना धकेला गया कि कुछ भी कह देता। और गुचिंग हान मेरी बात से हंस पड़ी और उसके हाथ का दबाव आखिरकार कम हो गया। पर जब वो मुझे देख रही थी तो उसकी आंखों में की नजर और गहरी हो गई। बुरा नहीं समझना, लेकिन डार्लिंग, उसने मेरे कान के पास झुककर खड़खड़ाते हुए हंसी। बिना एक्शन के शब्द सिर्फ दिखावा होते हैं, हमें शरीर को असली में याद दिलाना पड़ेगा। मैं तकिया पर लुझ गया था, हांफते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी मौत से बच निकला हूं। गुचिंग हान आराम से अपने हाथों से मेडिसिन वाइन पहुंचती रही। उसके हिलने डुलने में शान और एलिगेंस थी। उस काली आंखें चमकी और वो अचानक झुकी और असल में मेरा बेडसाइड फोन उठा लिया। उसने होठों को मोड़कर एक शरारती स्माइल बना ली। डार्लिंग, अभी अभी तेरी बहन फिक्र में नहीं थी क्या? वॉइस मैसेज भेजना शायद उसे कंफर्ट नहीं देगा। चलो एक वीडियो कॉल ट्राई करते हैं। अभी तो मेरा दिमाग बज कर रहा था जैसे फट जाएगा। मैं नीचे देखा, मेरा शरीर बाइट मार्क्स से ढका था बाएं तरफ। और सबसे बड़ी बात, ये गुकिंग हान का बिस्तर था। अगर हम वीडियो कॉल करेंगे तो मेरी बरूर बेसबॉल बैट लेकर रात के अंधेरे में मारपीट करके उसे कीमा बना देगी। तो गुचिंग हान, तुम हिम्मत कर रहे हो? तो मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ, फोन पकड़ने के लिए झपट पड़ा। अगर तुम कॉल करने की हिम्मत करोगे तो वो तुम्हें मार डालेगा। और गुचिंग हान पहले से तैयार थी, फोन को ढीले ढाले पीछे फेंक रही थी। फिर उसने बाएं फैलाकर, जैसे ही मैं उसकी गले में कूद पड़ा, मुझे कसकर पकड़ लिया। उसने एक भौं उठाई, आंखों में शरारती हंसी की चमक थी। डार्लिंग, इतनी जल्दी में है मेरे बाहों में कूदने को? मैं पीछे मुड़कर देखा, फोन की स्क्रीन बिल्कुल अंधेरी थी। ये काली बत्ती वाली औरत मुझे डरा रही थी। तो मैं फिर से ठगा गया था गुचिन हान। मैं गुस्से में था और उसके कंधे पर जोर से काटने के लिए मुंह खोल दिया। इस बार मैं पूरी तरह से बर्बर था, कोई रोक टोक नहीं। सुगुचिन हान ने धीरे से कराह निकाली, लेकिन उसने मुझे धकेला नहीं, बल्कि बाएं कसकर मेरे चारों ओर लपेट ली। मुझे गुस्सा निकालने दिया। थोड़ा खून चखते ही मैं आखिरकार छोड़ दिया। खून से लथपथ दांतों के निशान देखकर मुझे थोड़ा सा पछता पछता लगा। फिर भी मैं जिद्दी होकर बोला, तुम्हें ही तो ये मिला डराने के लिए? गुक्विंग हान ने सिर थोड़ा झुकाया, फिर मेरी ओर अपने दांत दिखाते हुए। तो उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं और पतले होंठ हल्के से मुड़े। आवाज बहुत गहरी और खरखरी हुई। जो काटना खत्म, जवाब देने से पहले ही दुनिया घूमने लगी। उसने मुझे जोर से बड़े नरम बिस्तर पर धकेल दिया। चूंकि तुमने काटने की भरपूर मजा ले ली, अब मेरी बारी है। और मोमबत्ती की रोशनी बुझ गई, बस एक धुंधली पीली बिस्तर साइड लैंप बची। अब उसका फेरी जैसा एथीरियल चेहरा एकदम खतरनाक लग रहा था। वो मेरे खुद को थोड़ा उठाकर बैठी। हवा तुरंत पतली हो गई, पर उसने जल्दी में कुछ नहीं किया। उसने एक हल्की हंसी के साथ बोला, आज रात सोना है क्या? मेरे हाथ उसके चेस्ट पर दबे हुए थे, इतना नर्वस था कि निगलना पड़ा। क्या ये कसम वाली औरत इतनी दयालु हो सकती है? मुझे लगता है कि तुम मुझे जिस तरह बुलाते हो वो बदलना चाहिए। उसने होंठ कल किए और अपनी डिमांड रखी। मैं मेलक झपकी, कैसे बदलूं? सिस्टर हान, कोई प्रॉब्लम है? एक बड़ी प्रॉब्लम। उसने सिर नीचे किया और मेरे कान में पेनेटिव बाइट मार दी। मैं फिर से पलक झपकी, किंचुआन की टोन नकल करते हुए क्यूटली चिल्लाया, सिस्टर किंग हानो। और एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो गया। उसके होंठ धीरे धीरे मेरे तरफ बढ़े। डार्लिंग, ये भी मुझे बुलाने का सही तरीका नहीं है। उसने मेरी नाक की टिप को निप किया। उसकी आवाज मफल्ट थी पर बहुत सेडेक्टिव। विविचैट में तुमने मेरा नाम क्या बदल दिया? वहीं तुम्हें मुझे बुलाना पड़ेगा वाइफी। वो दो शब्द मेरे दिमाग में फ्लैश हो गए। मेरा चेहरा तुरंत भी ट्रेड हो गया। उसे सीधे फेस पर बोलते हुए, जब मैं सॉबर था तो एम्बेरसमेंट एकदम एक्सप्लोसिव था। मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं। औसी और अगले ही सेकंड उसकी हॉट बॉडी नीचे दबा गई। और ये कोई जोरदार तूफान नहीं था, बल्कि एक तरह की एक्सट्रीम टॉर्चर थी। वो मेरी कमजोरियों को बहुत ही अच्छे से जानती थी। वो बेहद बिक थी, मुझे वाइफी कहो। तो गुक्विंग हान ने खुद को थामते हुए मुझ पर नीचे देखती रही। क्या तुम इसे कहोगी? अगर नहीं कहा तो आज रात तुम्हें स्लीपिंग नहीं होगी। वो मुस्कुराई और फिर से अपनी बॉडी नीचे दबा दी। वो फीलिंग मुझे पागल कर देने वाली थी। मैं सच में अब और सहन नहीं कर पा रहा था। तो उस लम्हे में मेरी सारी इज्जत और आत्म रिस्पेक्ट बस्त हो गई। वाइफी, मैंने एक आवाज निकाली जो मच्छर की भनभनाहट जितनी फिसलती थी। गुक्विंग हान की गहरी काली आंखें तुरंत रोशनी से चमक उठीं। वो कॉल सबसे स्ट्रांग लिकर से भी ज्यादा पोटेंट थी। तो उसकी आवाज खराश भरी थी, उसकी सांस हॉट थी।
डार्लिंग फिर से कहो। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची, बस उसके गले में बाएं लपेटकर अपना चेहरा उसके गर्दन के क्रूक में दबा दिया। तो मैंने आंखें बंद कर दी और चिल्लाया जैसे मेरी जिंदगी उसी पर डिपेंड करती हो। वाइफी वाइफी, क्या ये काफी है? ये काफी है, गु क्विंग हान ने संतोष के साथ हंसी। तो जब मेरा हस्बैंड इतना अच्छा बन रहा है तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें अभी सेटिस्फाई करेगी। अगले दिन एकदम ब्राइट गोल्डन धूप बेडरूम में आने लगी। मैंने करवट ली और मेरे एंकल में हल्का हल्का दर्द होने लगा। कल रात सच में एक नाइटमेयर थी। मैंने उसे तब तक वाइफ ही बुलाया जब तक मेरा गला नहीं बैठ गया। तो जब हम कंपनी पहुंचे तो मैं पहले अलग से अंदर जाना चाहता था, पर पैर में चोट की वजह से उसने मुझे अकेले चलने देने से साफ मना कर दिया। तो गु किंग हान ने मुझे पार्किंग गैराज से लेकर सीईओ के प्राइवेट एलिवेटर तक सहारा दिया। उस छोटी सी जगह में हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। फ्लोर नंबर को देखते हुए ऊपर बढ़ते हुए हम बस पहुंचने ही वाले थे। टॉप फ्लोर वाले कलीग्स पक्का अब तक आ चुके होंगे, तो मैं सबके सामने गु किंग हान का सहारा लेकर बाहर नहीं निकल सकता था। पर उस औरत की उंगलियां मेरे कॉलर को सहलाने लगी, तो उसने मुस्कुराते हुए मेरे हैंडसम चेहरे की तरफ देखा। तुम्हें नहीं लगता कि हम किसी सीक्रेट अफेयर वाले कपल की तरह लग रहे हैं? तो मैं एकदम स्पीचलेस हो गया। ये एक ऐसा अजीब डिस्क्रिप्शन था। तो मैंने उसे घूर कर देखा, पर जैसे ही मैंने ऊपर देखा उसकी लंबी उंगलियों ने मेरी टाई पकड़ी और मेरा चेहरा अपने पास खींच लिया। डार्लिंग, तुमने अपनी टाई इतनी टाइट क्यों पहनी है? ये डर लग रहा है क्या कि कोई मार्क्स देख लेगा जो तुम्हारी वाइफ ने अपने हस्बैंड पर छोड़े हैं? मैंने उसे घूरा और अपना कॉलर कवर कर लिया। मेरा चेहरा तुरंत ब्लश करने लगा। कहलाओ, मैं इसे तुम्हारे लिए लूज कर देती हूँ। उसकी उंगलियां उस पर अटक गईं, जैसे वो उसे खींचने वाली हो। अब पैनिक कर गया और उसका हाथ पकड़ लिया। दांत पीसते हुए बोला, अगु किंग हान। तभी लिफ्ट का नंबर ठीक टॉप फ्लोर पर पहुंच गया, पर जैसे ही मैंने चैन की सांस ली और खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की, और दरवाजे खुलते ही गु किंग हान अचानक झुकी और मेरे ईयरलोब पर धीरे से काट लिया। मेरी टांगे जवाब दे गईं और मैं बस गिरने ही वाला था। लिलिप के दरवाजे पूरे खुले ही थे और टॉप फ्लोर के सी ऑफिस के स्टाफ ने अपनी सीईओ गु को ग्रीट करना शुरू किया। पर इसके बजाय उन्होंने देखा कि उनकी सीईओ गु मुझे धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर ला रही हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों में बिल्कुल जान नहीं है। मेरे दोनों हाथ सीईओ गु की बांह से चिपके हुए थे, तो मेरा हैंडसम चेहरा एकदम लाल हो चुका था। क्या सेक्रेटरी लिन का पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ? तो सीईओ असिस्टेंट वांग तुरंत पास आए। तो गफिर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, धीरे चलिए। मैं उस औरत की बांह से चिपका रहा ताकि मेरी चाल थोड़ी नॉर्मल लगे। पर एक कमबख्त औरत, अभी जो हुआ मैं उससे अभी तक रिकवर नहीं कर पाया हूं। इतने सारे कलीग्स की नजरों का सामना करते हुए मैं बस दांत पीसकर नाटक ही कर सकता था। हाँ, पैर मेरा अभी भी थोड़ा सूजा हुआ है। तो मैं वैसे ही लंगड़ाते हुए ऑफिस के अंदर गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मेरी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई और मैं सीधा उस औरत की बाहों में गिर गया। हर डार्लिंग को फिर से मेरी बाहों में आने की इतनी जल्दी है? उस औरत ने मुझे सीधा ऊपर उठाया और डेस्क की तरफ बड़े स्वैग में बढ़ी। तो लगता है तुम्हारी वाइफ ने कल रात उतनी मेहनत नहीं की ब्रो। अगले ही सेकंड उसने सच में मुझे उस बड़ी डेस्क पर बिठा दिया। क्रेजी मतनो मैंने उसे घूरा और अपना घुटना उसके पेट पर टिका दिया। ये औरत भी ना साफ दिख रहा था कि कल रात मेहनत इसी ने की थी। तो फिर अभी भी इसमें इतनी एनर्जी कहां से आ रही है? डार्लिंग, उसने अपने हाथ मेरे दोनों तरफ रखे और एक प्यारी सी स्माइल दी। मुझे लगता है ऑफिस में और भी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। ट्राई करना है। मेरी आंखें डर से कांपने लगी। ट्राई माय एस। ये औरत सच में होपलेस है। इसके दिमाग में बस गंदे थॉट्स भरे हुए हैं। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से पीछे धकेला। मुझे काम करना है। लेकिन डार्लिंग, गु किंग हान ने फिर से मेरा हाथ पकड़ा और उसे धीरे से अपनी सॉफ्ट चेस्ट पर ले गई। तो मैं तुम्हारी बॉस हूं, मुझे अच्छे से सर्व करना तुम्हारा काम है। तो कब मैं कौन सर्व कर रहा है? तो मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ठान लिया था कि इस ब्यूटी से सिड्यूस नहीं होना। अगु किंग हान, क्या कल रात काफी नहीं थी? मैं तो क्रिपल होने वाला हूं, तुम क्रिपल नहीं होगे। तो उस औरत के किसेस की बारिश मेरे चेहरे पर एक एक करके होने लगी। आखिर में उसके किसेस मेरे लिप्स तक पहुंच गए, एकदम फियर्स और अनस्टॉपेबल। मैं उसे रत्ती भर भी पीछे नहीं धकेल पाया। मैं बस अपना सिर पीछे झुकाकर सब एंड्योर करता रहा, जबकि गु किंग हान का हाथ मेरी पैरी पैंट के ऊपर सरक रहा था। अचानक दरवाजे के बाहर से तेज कदमों की आवाज आई और फिर सीईओ असिस्टेंट वांग की हाई पिच वाली आवाज सुनाई दी। सीईओ लिन, प्लीज एक मिनट रुकिए। सीईओ को अभी बिजी हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। तो उस आवाज ने ऑफिस में हमारी सारी मूवमेंट्स को सक्सेसफुली रोक दिया। मेरी धुंधली आंखें पल भर में क्लियर हो गईं। लिन वान, मेरी बहन इस वक्त ग्रुप में ऐसे बिन बुलाए क्यों घुस रही है? मैंने जल्दी से उस औरत को खुद से दूर पुश किया। मेरी आवाज कांप रही थी।
तो गुगु किंग हान, जब मैंने अपनी ये बिखरी हुई हालत देखी तो डर के मारे मेरी पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गईं। मेरी पैंट आधी नीचे थी, शर्ट ऊपर खींची हुई थी जिससे मेरे एब्स दिख रहे थे, और टाई गले में टेढ़ी मेढ़ी लटकी थी। और भी डेडली बात यह थी कि मेरा चेहरा उसकी पसकी किक के निशानों से भरा था। अगर मेरी बहन ने यह सीन देख लिया तो क्या पक्का मर्डर नहीं हो जाएगा? हान, हम तो गए काम से, और मैं हड़बड़ाहट में अपनी पैंट ऊपर खींचने लगा। मेरी तो रोने वाली हालत हो गई थी। तभी दूसरी तरफ से ऑफिस का डोरनॉब घूमने की आवाज और मेरी बहन की कड़क आवाज आई। सीईओ असिस्टेंट वांग, आप मुझे रोक क्यों रही हैं? मैं यहां उससे मिलने नहीं आई हूं। मेरी बहन की आवाज अंत तक गूंजी। मिल अचानक से धक से रह गया। जैसे ही वो अंदर आती वो हम दोनों को देख लेती। हमारे कपड़े एकदम मेसी थे। वो सीन देखने लायक होता। मैंने तो इमेजिन करने की हिम्मत भी नहीं की। जितना पैनिक कर रहा था खुद को ठीक करने के चक्कर में, उतना ही मैं सब कर रहा था। मेरे हाथ भी बुरी तरह कांप रहे थे, पर तभी क्लिक क्लिक हुआ। डोरनॉब घूम ही नहीं रहा था। ऑफिस का दरवाजा अंदर से लॉक था। मेरी धड़कन एक पल के लिए जैसे रुक ही गई। तो उस दरवाजे को देखते हुए जो खुल नहीं रहा था, मैं पूरी तरह स्टंड रह गया। या उस औरत ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और अपनी गर्माहट से मेरे ठंडे पड़े हाथों को गर्म करने लगी। अगले ही सेकंड उसने मुझे बगल वाले लाउंज में खींचा और सोफे पर बिठा दिया। और फिर उसने मेडिसिनल वाइन की एक बोतल खोली और कैजुअली मेरे पास थोड़ी छिड़क दी। तो उसकी आवाज एकदम काम थी। उसने कहा, तुम यहीं रुको और पहले खुद को सॉर्ट आउट करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, फिक्र मत करो। तो मैं तुम्हारी बहन को पता नहीं चलने दूंगी। तो उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर उससे एक तसल्ली सी मिली। अब मैं अभी भी कांप रहा था। मुझे सच में लगा कि मेरी बहन बस दरवाजा खोलकर अंदर आने ही वाली है। तो मुझे तो पता भी नहीं चला कि इस औरत ने दरवाजा कब लॉक कर दिया था। फिर मैंने पूछा, और आपका कैट्स फाइन किया? गुचिंग हान ने मेरा सिर सहलाया। कैट्स ओके, मैं खुद को ठीक कर लूंगी। मेरा चेहरा थोड़ा रिलैक्स देखकर वो मुड़ी और लाउंज से बाहर चली गई। मैंने उसे बाहर जाते देखा। वो एक टिश्यू निकालकर अपने चेहरे से लिपस्टिक का दाग पोंछ रही थी। उसकी उंगलियों ने भी जल्दी से उसके थोड़े मेसी कॉलर को ठीक किया। वो जब तक वो लोड डोर की तरफ बढ़ी, वो फिर से वही एरोगेंट, कोल्ड और स्टोइक सियोगू बन चुकी थी। तो वो ऑफिस का दरवाजा खोलने गई तो बाहर मेरी बहन दरवाजा नॉक करने के लिए हाथ उठा ही रही थी। किंग हान, काम पर आते ही आपने दरवाजा लॉक क्यों कर दिया? जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी बहन अपना हाथ टाइम पे पीछे नहीं खींच पाई और वो लड़खड़ाते हुए अंदर आ गई। उसने खुद को संभाला और उसकी नजरें पूरे ऑफिस में घूमने लगी। उसे कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। उसने अचानक अब सिर पीछे घुमाया और आंखें सिकोड़कर गु किंग हान को घूरने लगी। तो तुमने दरवाजा लॉक क्यों किया था? क्या तुम अंदर कुछ ऐसा कर रही थी जो दूसरों को नहीं दिखा सकती? मेरा भाई कहाँ है? उसके हाथों में छोटे बड़े बहुत सारे बैग्स थे। एक नजर देखते ही मुझे समझ आ गया कि वो सब मेरे लिए ही थे। उसकी शक भरी नजरें गु किंग हान को पार करते हुए मेरे वर्क स्टेशन की तरफ बढ़ी। मेरा वर्क स्टेशन एकदम टाइडी था। फिर वो भागकर गु किंग हान की जगह गई, उस मेसी डेस्क के पास, और मेरा वहां छोड़ा हुआ ब्रीफकेस उठा लिया। मेरा तो काम पर आ चुका है, वो है कहाँ? तो मेरी बहन के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। जैसे उसे कुछ याद आया हो, वो गु किंग हान को एकटक घूरने लगी। पर उसके सामने खड़ी औरत को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने अभी कुछ गलत किया है। मेरी बहन ने फिर से सवाल किया, मेरा भाई कहाँ है? तो गु किंग हान ने ठुड्डी ऊपर की और लाउंज की तरफ इशारा किया। उसके पैर में चोट लगी है। कि मैंने बस उसे थोड़ी दवाई लगाई ताकि कोई ये ना कहे कि मैं अपने एप्लाइज को मिसट्रीट करती हूँ। ओह, तो आप दवाई लगा रही थी? तो मेरी बहन ने चैन की सांस ली और वो अजीब सी फीलिंग तुरंत गायब हो गई। वो तुरंत लाउंज की तरफ बढ़ने लगी। तो तुम जाके देखोगी। पर जैसे ही वो हिली, वो किंग हान ने अपनी लंबी टांग फैलाकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अभी ये कन्वीनियंट नहीं है। अगु किंग हान के एक्सप्रेशंस एकदम ठंडे थे। कन्वीनियंट नहीं है? मेरी बहन को तुरंत बहुत गुस्सा आ गया। तुम्हारा क्या मतलब है कन्वीनियंट नहीं है? तो अगु किंग हान, तुमने उसके साथ क्या किया? तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और एकदम शार्प हो गईं। बेहतर होगा कि तुम सच सच कन्फेस कर लो। या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे बस एक दीवार की दूरी पर हो? बाहर की बातें सुनकर मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आने को हो रहा था। वो सब खत्म हो गया। क्या मेरी बहन को सच में पता चल गया है? तो मेरी बहन लिन फैमिली के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। वो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। जैसे ही मेरी बहन अंदर घुसने वाली थी, गु किंग हान ने आभरी और उसका हाथ पीछे खींच लिया। उस बच्चे ने अभी अभी दवाई लगाई है, तो क्या शायद उसने अभी तक अपने कपड़े ठीक से नहीं पहने होंगे। तो क्या तुम्हारी जैसी लड़की के लिए ऐसे अंदर घुसना ठीक नहीं है? तो चाहे तुम उसकी सगी बहन ही क्यों ना हो, तुम्हें बाउंड्रीज का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी बहन दंग रह गई। ये बात तो सही लग रही थी। उसका सारा जोश तुरंत ठंडा पड़ गया और वो बार बार सिर हिलाने लगी। तो तुम सही कह रही हो, आखिर मैं हूं कौन?
मैं गुकिंग हान हूं, जो इस सर्कल में लड़कों में इंटरेस्ट न लेने के लिए फेमस है। सही बात है, पता नहीं कितने हैंडसम लड़कों ने उस पर डोरे डाले, पर गुकिंग हान ने तो उनकी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। तो फिर उसके मन में मेरे लिए ऐसे गंदे ख्याल कैसे आ सकते हैं? ये सोचते हुए दीदी ने अपना सिर खुजलाया और फिर लाउंज के दरवाजे पर नॉक करने के लिए हाथ उठाया। शाओई, मैं हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मैंने जल्दी से शीशे में खुद को देखा। मैंने पहले ही खुद को फटाफट ठीक कर लिया था। अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और दीदी अंदर आ गई। हवा में मेडिकेटेड ऑयल की तेज स्मेल की वजह से उसे गु किंग हान की बात पर पूरा यकीन हो गया। शाओई, तू कैसा है? वो तुरंत पास नीचे बैठ गई और मेरे हल्के लाल टखने को देखने लगी। ये अब ठीक है। मैं इतना नर्वस था कि मेरी जान निकल रही थी। गिल्ट की वजह से मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। अगले ही पल, शाओई, तेरा चेहरा इतना लाल क्यों है? दीदी को तुरंत रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अचानक मेरा माथा छूने के लिए हाथ उठाया। वो एकदम गर्म था। मुझे घूरते हुए उसका चेहरा सख्त हो गया। तेरे होंठ भी क्यों सूजे हुए हैं? कुछ तो गड़बड़ है शाओई। तेरे पाइल्स फिर से बढ़ गए होंगे। चल, मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलती हूँ। और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींचते हुए कहा कि मैं इतना डर गर गया था कि मेरी हथेलियों पर पसीना आ गया। अब मैं ये कैसे ऐसे एक्सप्लेन करूं कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे तब तक किस किया जब तक मेरे होंठ नहीं सूज गए। तभी गुकिंग हान बोल पड़ी, वान वान शाओ यी के पैर में अभी भी चोट है। अगर तुम उसे ऐसे खींचोगी तो ध्यान रखना कि उसे दोबारा चोट न लग जाए। वह दीदी इतनी डर गई कि उन्होंने जल्दी से मुझे सहारा दिया और ठीक से वापस बिठा दिया। सॉरी यार, मेरी गलती थी। तुम्हारे पैर में ज्यादा हर्ट तो नहीं हुआ ना? तो मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं एकदम चिल हूं। गुकीहान की आवाज एकदम काम थी जब उसने सीरियस फेस बनाकर अपनी बकवास शुरू की। अभी जब मैं इसके लिए मेडिकेटेड ऑयल लगा रही थी तो ये दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला कर सीन क्रिएट कर रहा था। और तभी इसका चेहरा लाल है। और जहां तक लिप्स की बात है, उसकी नजर मेरे लिप्स पर गई और एक सेकंड के लिए रुकी। तो शायद सीन क्रिएट करते वक्त गलती से उन पर थोड़ा मेडिकेटेड ऑयल लग गया होगा और एलर्जिक रिएक्शन हो गया। मेरी सिस्टर ने तुरंत उसकी बात पे ट्रस्ट कर लिया और उसने मुड़कर देखा, तुरंत गु किंगहान को ब्लेम करने लगी। तुम थोड़ी जेंटल नहीं हो सकती थी क्या? मेरा भाई वैसे ही पेन से बहुत डरता है। ये तुम्हें तो अपनी गलती माननी चाहिए, फिर भी तुम इतनी रफ होने की हिम्मत कर रही हो। गु किंगहान ने एक्चुअली अपनी गलती मानते हुए सिर हिलाया। हाँ, मेरी ही मिस्टेक है। अगली बार मैं और जेंटल रहूंगी। उसका एटीट्यूड इतना परफेक्ट था कि कोई कमी नहीं निकाल सकता था। पर जब उसने वो अजेंटल वर्ड बोला तो उसकी वो अजीब सी टोन मैं तुरंत समझ गया। तो मेरी सिस्टर के सामने ऐसी सजेस्टिव बकवास करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई यार? दीदी के तुरंत बाद फिर से मेरी तरफ मुड़ी। उनका एक्सप्रेशन एकदम बदल गया और वो मुझे प्यार से पैम्पर करने लगी। आई, थोड़ा एडजस्ट कर ले यार, सहना तो पड़ेगा। एक बार तेरा पैर ठीक हो जाए फिर मैं तुझे बाहर बढ़िया डिनर पर ले जाऊंगी। मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। उन्होंने जो भी कहा मैंने बस हाँ में हाँ मिला दी। गुकिंगहान के इस सीरियस ड्रामे की वजह से भले ही दीदी को कुछ अजीब लगा, पर वो फिर भी रिलैक्स हो गई। फिर तू थोड़ा रेस्ट कर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर मुड़कर गुकिंगहान को घूरा, तो मैं अपने भाई को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। मेडिसिन लगाते टाइम थोड़ा जेंटल रहा, याद रखना। तो वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिक्र मत करो। गुकिंग हान ने एक ग्लैमरस और नोबल स्माइल दी। तो मेरी दीदी पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए चली गई। तो उनके जाते ही मैं सोफे पर ढेर हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरी आधी जान निकल गई हो। कि उनकी नाक के नीचे सीक्रेट अफेयर चलाने वाली सच में बहुत डरावनी थी। ये तो किसी को भी डरा के मार डाले। तो गुकिंग हान अचानक पास आई और आर्मरेस्ट पर अपने हाथ रख दिए। वो मेरे करीब झुकी। उनकी नाक की टिप मेरे गाल को टच कर रही थी। बेबी को तो देखो इतना डर गया कि चेहरा पीला पड़ गया। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। और मैंने चिढ़कर उन्हें घूरा, है क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है? अगली बार अगर ऑफिस में ऐसी हरकत करने की हिम्मत की तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम क्या कर लोगे? उनकी गर्म सांसें मुझ पे आ रही थीं और उनकी आंखें चमक रही थीं। क्या तुम मुझे काट के मार डालोगे? मेरा सच में उन्हें काट के मार डालने का मन कर रहा था। पर उनकी इन हरकतों के बाद मेरा टेंस दिल थोड़ा शांत हो गया। लेकिन जैसे ही हमारी नाकें टच हो रही थीं और माहौल थोड़ा एम्बिग्यूअस हो रहा था, तभी नॉक नॉक हुई। खटखटाने की आवाज फिर से आई। मेरे हाथ कांप गए और मैंने अचानक उन्हें दूर धकेल दिया। क्या दीदी फिर से सरप्राइज विजिट के लिए वापस आ गई? और शायद नहीं। गुकिंगहान अचानक सीधी खड़ी हो गई। उसका एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड हो गया। अगर वो होती तो पक्का इतने पोलाइटली नॉक नहीं करती। उसने कपड़े ठीक किए और लाउंज से बाहर निकल गई। दरवाजा खुला और असिस्टेंट वांग अंदर आया। उसका शार्प चेहरा इस वक्त बहुत सीरियस लग रहा था। उसने खुले हुए लाउंज की तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर हिचकिचा रहा था।
बोल जो भी है, गुकिंगहान वापस अपनी डेस्क के पीछे बैठ गई। उसका चेहरा एकदम ठंडा था। सीईओ गु, डायरेक्टर झाओ ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है। ये 5 मिनट में शुरू होने वाली है। असिस्टेंट वांग ने अपनी आवाज धीमी की। हांग युआन के लोगों ने जाकर चुगली कर दी है। कह रहे हैं कि कंपनी अनप्रोफेशनल है और एक सेक्रे के चक्कर में पार्टनरशिप कैंसिल कर रही है। बोर्ड में काफी काफिंगामा मचा हुआ है। गु किंगहान ने अपनी डार्क आंखें सिकोड़ी। झाओलिंग, असिस्टेंट वांग ने सिर हिलाया। वही है जिसने कुछ पुराने शेयर होल्डर्स के साथ टीम बना ली है और मीटिंग में सीन क्रिएट करने की तैयारी में है। तभी मैं लंगड़ाते हुए लाउंज से बाहर आया। क्या ये वही यंग मास्टर यांग है, उस दिन वाला? असिस्टेंट वांग ने मुझे देखा और सिर हिलाया। आज की मीटिंग ऊपर ऊपर से तो हांग युआन के बारे में है, अब असल में ये आपको टारगेट कर रही है, सेक्रेटरी लिन। मुझे टारगेट? मैंने अपनी तरफ इशारा किया। मेरा चेहरा कंफ्यूजन से भरा था। हैंग युआन कॉरपोरेशन को लगता है कि सीईओ गु ने तुम्हारी वजह से पार्टनरशिप रिजेक्ट कर दी, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कंप्लेंट कर दी। डायरेक्टर जिया यू ने तो स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि तुम भी मीटिंग अटेंड करो। गुकिंग हान ठंडी हंसी हंसी और अपने हाथ का फाउंटेन पेन डेस्क पर दे मारा। मेरी सेक्रेटरी भी? क्या कोई ऐसी है जिसे वो जब चाहे ऑर्डर दे सके? अचानक खड़ी हो गई। उसका ऑरा एकदम चिलिंग था। उस झाओ लिंग की जुबान सच में बहुत गंदी है। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन तुरंत सॉफ्ट हो गए। तुम बस यही रेस्ट करो। ओह जाओ, इसे हैंडल करो। वो नहीं चाहती थी कि मुझे वो कड़वी बातें सुननी पड़े, पर मैं छुप कैसे सकता था? वो तो दरवाजे तक आ धमके हैं। क्या मैं अब भी छुप सकता हूं? मैंने अपनी ठुड्डी उठाई और अपने कपड़े ठीक किए। हांग युआन के साथ पार्टनरशिप सच में मेरी वजह से ही रुकी थी। मैं हमेशा उसके पीछे नहीं छुप सकता। तो मैं लिन फैमिली का यंग मास्टर हूं, कोई ऐसा जिगोलो नहीं जो औरतों के पैसों पर पलता हो। उगु किंग हान ने मुझे देखा और उसकी आंखों में धीरे धीरे एक स्माइल आ गई और वो चलकर पास आई और असिस्टेंट वांग के सामने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। फिर उसने अपना सिर झुकाया, मेरे कान के पास आकर ऐसी आवाज में बोली जो सिर्फ मुझे सुनाई दे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मुझे चाकू थमाओगे? मेरी नजरें थोड़ी ठंडी हो गईं। मैंने अपना हाथ उसकी बांह पर रखा ताकि वो मुझे मेरे वर्क स्टेशन तक सपोर्ट करे। अब मीटिंग रूम जाने से पहले मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। 5 मिनट बाद मीटिंग रूम का माहौल किसी इंटेरोगेशन जैसा टेंस हो गया था। लंबी के दोनों तरफ 50 से ऊपर के शेयर होल्डर्स का ग्रुप बैठा था और सबके चेहरे सड़े हुए थे। सबसे आगे डायरेक्टर झाओ बैठे थे, 60 साल से ऊपर की उम्र और बाल छोटे से छोटे कड़क कर्ल्स में परम किए हुए। जैसे ही मैं गुकिंग हान के पीछे अंदर गया, एक साथ दर्जनों आंखें हमारी तरफ मुड़ गईं। नफरत और साफ दिखने वाली कड़वाहट। सच में मैं इस ऑफिस के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हूं। तो जब भी मैं यहां आता हूं कभी कुछ अच्छा नहीं होता। तो तभी डायरेक्टर झाओ ने एक सार्कास्टिक टोन में बात की। तो ये हैं वो सेक्रेटरी लिन जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सीईओ गु सब कुछ भूल सकती हैं। वो खड़े तक नहीं हुए, बस अपनी चेयर पर पीछे झुककर मुझे कैजुअली ऊपर नीचे देख रहे थे। तो मैं मीटिंग रूम में घुसा ही था कि डायरेक्टर झाओ की वो नफरत भरी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। दिखने में तो ठीक ठाक है, कोई हैरानी नहीं कि इसने विच सीईओ गु को पागल कर दिया। लेकिन बेटा, ये गु कॉरपोरेशन है, कोई नाइट क्लब नहीं। वो हंसे और उनकी इंसल्ट्स अब और भी चीप होती जा रही थीं। अभी कंपनी ज्वाइन की और इतने लोगों को फायर करवा दिया और अब हांग युआन के साथ पार्टनरशिप भी खराब कर दी। इतनी कम उम्र पर एम्बिशन बड़े तगड़े हैं। ये बातें सीधे मेरे मुंह पर गाली जैसी थीं कि मैं आगे बढ़ने के लिए एक औरत का सहारा ले रहा हूं। मेरे कदम डगमगाए। अगले ही पल गुकिंग हान ने अपनी लंबी पर्सनालिटी से मुझे नेचुरली शील्ड कर लिया। उसने डायरेक्टर जाओ की नंगी नजर को ब्लॉक कर दिया। उसकी आंखें तुरंत काली हो गईं। डायरेक्टर जाओ, मैं समझ सकता हूं कि उम्र के कारण नेत्र दृष्टि कमजोर हो गई है, लेकिन क्या आपका मुंह भी खराब हो रहा है? तो मैं इसे आपके लिए ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसकी आवाज बहुत हल्की थी, पर उसमें बर्फीली ठंडक झलक रही थी। जैसे ही वो एक कदम डायरेक्टर जाओ की ओर बढ़ी, हर कदम ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर पैर रख रहा हो। योगु किंग हान और करीब आती गई। उसकी गहरी ठंडी आवाज एक जिंदगीनाशक ब्लेड जैसी थी। ये बोर्डरूम ना कि कोई गंदा बाजार। अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो डेटा से बात करो। अगर तुम यहां मेरी सेक्रेटरी की लुक कार्य में बात करने और बुरी अकलें करने आए हो, तो वो अचानक रुकते हुए ऊपर से डायरेक्टर जेओ को नीचे देखती हुई बोली, तो बाहर निकलो। बस एक शब्द डायरेक्टर जेओ का चेहरा गुस्से में फीका कर दिया। तो वो टेबल को धक्का मारकर खड़ा होना चाहता था, लेकिन जब उसकी नजर गुकिंग हान से मिली, रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। तो गुकिंग हान ने उसे एक और नजर भी नहीं दी, सीधे उसके पास से गुजरते हुए चेयरमैन की सीट पर बैठ गई। तो मैं तुरंत खुद को काबू में किया और शांति से उसका पीछा किया।
उसके बगल में दृढ़ता से खड़ा रहा। उसी पल उसके पैर में से एक अचानक मेरे पिंडली पर दब गया। मेरा शरीर कठोर हो गया, पतले कपड़े से उसकी अनोखी गर्मी साफ साफ महसूस हुई। तो उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही मेरे ऊपर दबा दिया, जैसे कह रही हो डर मत। एक गर्म एहसास तुरंत मेरे दिल में फैल गया। अपमान से उठी गुस्सा तुरंत गायब हो गया। मैंने गहरी सांस ली, मेरी नजर सीधे उस फीके चेहरे वाले डायरेक्टर जाओ पर टिकी। मैंने होठ मोड़कर एक शालीन मुस्कान दी। डायरेक्टर जाओ है क्या? वो मेरे होठों पर स्माइल थी, पर जो शब्द निकले वो बहुत ही शार्प थे। डायरेक्टर जाओ को तो मेरे शानदार कारनामों का पता ही है, फिर भी तुम अभी भी मेरे सामने आने पे जोर दे रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम तीसरे बन के पैकअप करके निकल जाओगे? मैंने टॉपिक बदल दिया, मेरा टोन और भी ठंडा हो गया। सीईओ के सामने उसकी पर्सनल सेक्रेटरी को इंसल्ट करना, तुम खुद को बहुत ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। वो जो लोग नहीं जानते वो सोच सकते हैं कि डायरेक्टर जाओ सिंहासन छीनने की साजिश कर रहा है। जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकले, डायरेक्टर जाओ ने अचानक टेबल को धड़ाम से मार दिया, इतना गुस्से में कि शर्म भी आ गई। तुम्हें किसने नर्व दी कि तुम मुझसे ऐसे बोलो? तुम जैसे सादे सेक्रेटरी को हिम्मत है मुझको थ्रेट करने की? वो इतना गुस्से में था कि हंस भी पड़ा। मैं क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अभी पैकअप करके बाहर निकाल सकता हूं? नहीं, जवाब देने वाला मैं नहीं था, वो गु क्विंगहैन था। उस औरत की आवाज बहुत ठंडी थी। डायरेक्टर जाओ की ओर उसकी नजर बर्फीले झील जितनी ठंडी थी। तो वो साफ तौर पर मेरी रक्षा कर रही थी, खुलकर डायरेक्टर जाओ का सामना कर रही थी। डायरेक्टर जाओ की गले की आवाज कस गई। शर्म और गुस्सा पूरी तरह उसके डर को ओवरवेल्म कर रहा था। एक असली डायरेक्टर को तो सादे सेक्रेटरी को निकालने का भी अधिकार नहीं था। तो वो जिद्दी ढंग से गालियां दे रहा था सीईओ को, मैं जो भी कर रहा हूं वो कंपनी के लिए है, फिर भी अब तुम ऐसे किसी के लिए मेरा सामना कर रहे हो। तो तुमने उसके कारण हैंग युआन के साथ पार्टनरशिप काट दी। क्या आपको पता भी है कि कंपनी का कितना प्रॉफिट लॉस होगा? डायरेक्टर झाओ की बातें सुनकर मुझे एक्चुअली हंसी आ गई। मैंने अपना टैबलेट निकाला और उसे सीधा मीटिंग रूम की बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। डायरेक्टर झाओ, जिस प्रॉफिट की आप बात कर रहे हैं वो आखिर में कंपनी का प्रॉफिट है या आपका पर्सनल प्रॉफिट? डायरेक्टर झाओ का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तो मैं उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरी आवाज एकदम क्लियर थी। आप बार बार कह रहे हैं कि हांग युआन एक हाई क्वालिटी पार्टनर है, तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं कि ये क्या है। मेरी उंगली टैबलेट पर हल्की सी स्वाइप हुई और तुरंत ही स्क्रीन पर ढेरों डेटा चार्ट्स और कंपैरिजन फोटोज आ गईं। ये पिछले क्वार्टर के हांग युआन के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। घटिया डेंसिटी, बहुत ज्यादा रेडिएशन और यहां तक कि बड़े लेवल पर आर्टिफिशियल कलरिंग भी की गई है। मैंने सारे एविडेंस एकदम साफ साफ पेश किए। अब पिछले 3 सालों में हांग युआन ने जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई किया है उसमें फेलियर रेट और क्वालिटी इश्यूज 15% तक पहुंच गए थे। और एक ये भी है, मैंने एक चैट कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट खोला। ये हांग युआन के सीईओ यांग की तरफ से प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के हेड को रिश्वत देने की कोशिश का सबूत है। मैंने जो कुछ भी दिखाया वो पूरी तरह फैक्चुअल था। डायरेक्टर झाओ के बेकार के गुस्से के मुकाबले ये सब बहुत ज्यादा कन्विंसिंग था। जो शेयर होल्डर्स अभी तक बहुत भड़के हुए थे, उनके एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। डायरेक्टर झाओ की तरफ उनकी नजरें भी काफी कुछ कहने लगी। डायरेक्टर झाओ ने सबूत देखे। उनका चेहरा पहले सफेद पड़ा और फिर गुस्से से हरा नीला हो गया। तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पास उनके खिलाफ इतना सब कुछ होगा। तो उसने मेरी तरफ इशारा किया और गाली देते हुए बोला, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, फेक। तभी गु किंगहान बड़े आलस से पीछे झुकी और बोली। तो उसने अपना हाथ उठाया और असिस्टेंट वांग ने तुरंत सभी शेयर होल्डर्स को डॉक्यूमेंट्स बांट दिए। गु किंगहान धीरे से हंसी, क्या मेरे हाथ में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी फेक हैं? तो उसकी नजरें एकदम बर्फीली थीं, जो सीधा डायरेक्टर झाओ को घूर रही थी। पहले डेटा इसलिए दबा दिया गया था क्योंकि माइजी वो रिश्वत खाती थी। अब जब वो जा चुकी है तो क्या हमें इस तरह के कचरा सब सप्लायर को कंपनी का नुकसान करके लिए झेलते रहना चाहिए? शेयर होल्डर्स ने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स पलटी और पल पल में उनके चेहरे और भी खराब होते गए। युआन ने जो पैसा खाया था वो एक्चुअली उनका पैसा था। इस बार पार्टनरशिप कैंसिल करना सच में वक्त रहते लॉस को रोकना था। डायरेक्टर झाओ की सांसें उखड़ रही थीं और उन्होंने जबरदस्ती अपनी बातों का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया। अब भले ही हैंग युआन में प्रॉब्लम्स हों, पर तुम जैसे एक इंटर्न की क्या औकात कि तुम यांग फैमिली के यंग मास्टर से सवाल करो? कहीं ये सब भी सीको गु के ऑर्डर पर तो नहीं हुआ? गु किंगहान की आंखें गुस्से से गहरी हो गईं। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, मैं एक कदम आगे बढ़ा और मेरे जूते की नोक हल्का सा उसके घुटने से टच हुई। मेरे चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी,
मेरी स्माइल अभी भी वैसी ही जेंटल थी। डायरेक्टर झाओ, उस जगह के सर्विलांस कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड है। मैंने एक यूएसबी ड्राइव निकाली और टेबल पर रख दी। वो सीथो यांग ही थे जिन्होंने सबसे पहले कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाड़े और एक एम्प्लॉय की बेइज्जती की। एम्प्लॉय हैंडबुक के आर्टिकल 18 के हिसाब से कंपनी की इमेज को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी काम हमें को ऑपरेशन से मना करने का राइट देता है। मैं एक एक शब्द बहुत ही फर्म और जोर देकर बोला। मैं गु कॉरपोरेशन के ऑनर और सीईओ गु की अथॉरिटी को प्रोटेक्ट कर रहा था। डायरेक्टर झाओ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो सवालों की इस झड़ी डायरेक्टर झाओ की बोलती बंद कर दी। पर मैं यही नहीं रुका। मैंने अचानक अपना सिर टेढ़ा किया। मेरी टोन एकदम इनोसेंट थी। ओ हाँ डायरेक्टर झाओ, मुझे एक चीज को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी है। आप हांग युआन को इतना डिफेंड कर रहे हैं। मुझे हैरानी है कि ये उनके घटिया मटेरियल के लिए आपका प्यार है या फिर उस तोहफे के लिए जो वो हर साल आपको भेजते हैं। डायरेक्टर झाओ के होंठ कांपने लगे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सबकी नजरें तुरंत पर टिक टिक गईं। तभी गुकिंग हान ने अपने लिप्स थोड़े कर्ल किए। उसकी आवाज बहुत हल्की थी। सेक्रेटरीली मुझे वो डेटा दिखाओ। तो मैं तुरंत टैबलेट उनके सामने ले गया और थोड़ा सा झुक गया। हमारे बीच का डिस्टेंस एकदम खत्म हो गया। उसके सामने उसके होंठ लगभग मेरे कान को छू रहे थे। उसकी गर्म सांसों में एक साफ और ठंडी खुशबू थी। तो वो ऐसी आवाज में बोली जो सिर्फ हम दोनों को ही सुनाई दे सकती थी। शाबाश, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत बढ़िया रिवॉर्ड देगी। तो मेरे हाथ कांप गए और टेड बस जमीन पर गिरते गिरते बचा। तो मैं अंदर से गाली गालियों में फंस गया। ये पागल औरत हर मौके पर धूम मचाने की हिम्मत करती है। क्या उसे इन शेयर होल्डर्स द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं है? लेकिन अभी अभी डायरेक्टर जाओ ने गुस्से में चिल्लाया, बकवास। तो तू पूरी तरह बकवास बोल रहा है। उसने गु किंगहैन की ओर इशारा करके गरजते हुए कहा, तू अपने अधीनस्थ को ऐसे ही माफ कर रहा है, सीनियर शेयर होल्डर्स को बदनाम कर रहा है। सुन, अगर अभी उसे गायब नहीं करवा लेता तो मैं जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग बुला दूंगा और तेरी ढीली ढाली रिलेशनशिप्स के लिए तुझे डिक्लेन कर दूंगा। गु किंगहैन की आंखों के कोने उठ गए। उसका ठंडा चेहरा कोई इमोशन नहीं दिखा रहा था, पर उसकी काली पुतलियां बर्फीले तालाब जितनी गहरी थीं। तो उसने अपनी पतली होठों को कर्ल किया। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरा सेक्रेटरी ने कोई बदनामी भरा कुछ कहा। उसका टोन बिल्कुल नॉन चैलेंट था, पर एक डरावना ऑपरेशन का फील दे रहा था। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम तुरंत साइलेंट हो गया। जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाने की बात पर गु किंगहैन ने तिरछी हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज हड्डी चिल्लाने वाली ठंडी हो गई। डर है कि डायरेक्टर जाओ को वो मौका नहीं मिलेगा। डायरेक्टर जाओक्सी की गले की आवाज सूखी हो गई और उसका वॉइस कांपने लगा। मैं मतलब? गु किंगहैन ने कुल्ली हाथ उठाया। असिस्टेंट वांग ने तुरंत एक फाइल सौंप दी। तो गु किंगहैन ने फाइल ली, फिर कुल्ली उसे लंबी टेबल पर फेंक दिया। एक तेज स्लैप के साथ फाइल स्लाइड करके ठीक डायरेक्टर जायू के सामने रुक गई। अगर डायरेक्टर जायू इतना कॉन्फिडेंट है तो इसे देख ले। गु किंगहैन की पतली उंगलियों ने टैपटॉप पर हल्के से टैप किया। आवाज ऐसा लगा जैसे डायरेक्टर जायू के दिल पर सीधा वार हो रहा हो। तो वो कांपते हुए फाइल खोलता है और एक ही नजर में उसका चेहरा तुरंत कागज जितना पीला हो जाता है। यह सब उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स थे और पिछले कुछ सालों में हैंग युआन से रिश्वत लेने की हर एक ट्रांजैक्शन साफ साफ दिख रही थी। डायरेक्टर जाओ की उंगलियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। उसकी आंखें गु किंगहैन को स्थिरता से घूर रही थीं। अब उसे आखिरकार समझ आया कि मैनेजर में क्यों गिर गई थी। ऐसे पक्के सबूतों का सामना करते हुए उसके पास अपनी बचाव में कहने को कुछ भी बचा नहीं रहा। देख नागू, ये डायरेक्टर जाओ की घमंड पूरी तरह से बुझ गई। अब वो अपना रुख नीचे कर लेता है, आवाज में बेताबी से कहता है, मैं था। हालांकि गु किंगहैन सीधे खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ टेबल पर रखता है। वो ऊपर की पोजीशन पकड़ लेती है, जैसे रानी सभी सामान्य लोगों को नीचे से देख रहे हो। क्योंकि तुम कंपनी के मेरिटोरियस अफसर हो और तुम्हारी उम्र भी है, तो खुद ही अपना रिजिग्नेशन दे दो, सबको ठीक रखने के लिए। डायरेक्टर जाओ की पुतली विस्मय में बड़ी हो गई। तुम मुझे गु कॉरपोरेशन से बाहर निकालना चाहते हो? वो असल में मेरे जैसे जूनियर सेक्रेटरी ने सही साबित किया और वह तीसरा व्यक्ति बन गया जो पैकअप करके चला गया। डायरेक्टर जाओ इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर सका। उसने जोर से फाइल बंद की, फिर गुस्से में उसे टेबल पर वापस फेंक दिया। यह न ज्यादा ओवर द टॉप मत बनो। तो उसकी सांसें भारी थीं, पूरा शरीर पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर था। अगर पानी बहुत साफ हो तो मछली नहीं रहती थी, लेकिन इस सर्कल में जहां हाई लेवल मैनेजर्स के हाथ साफ होते हैं, फिर भी कुछ किकबैक्स लेते हैं, कुछ बेनिफिट्स लेते हैं। यही इंडस्ट्री का अनोखा नियम है। जितना ज्यादा वो बोलता गया उतना ही वह एगिटेटेड होता गया। उसकी ब्लडशॉट आंखें मुझ पर टिकी हुई। मैं दशकों से तुम्हारी मां के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा रहा हूं और अब तुम
उसके जैसे जूनियर सेक्रेटरी। मुझे मेरे काम खत्म होने के बाद डिस्कार्ड करना चाहते हो? कंपनी के इंटरेस्ट को बहाना मत बनाओ। तुम साफ तौर पर पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। एक जूनियर से सेक्रेटरी के तौर पर तुमने लगातार कंपनी के की इंपॉर्टेंट कर्मचारियों को निकाल दिया, जिससे मेरिटोरियस अफसरों का दिल टूट गया। क्या तुम नहीं डरे कि अपनी पोजीशन को भी सिक्योर करने से पहले ही तुम एक फेटियस रूलर बन जाओगे जिसे दुनिया मजाक बना देगी? तो मैंने डायरेक्टर जियो के शब्दों को काला से सफेद में मोड़ते हुए सुना और गुस्से में भौं उठाई। जवाब देने ही वाले थे तो गुकिंगहैन ने पहले बोला। उसकी आवाज बिल्कुल नीरस थी। क्या हो गया? उसके चेहरे पर एक भी गुस्से का निशान नहीं था। विपरीत वह लापरवाही से अपनी टफ अदा को एडजस्ट करती रही। और फिर उसने आलस से अपनी आंखों के कोने उठाए। उसके जेट ब्लैक पुतलियां अनंत गहराई वाली थीं। तुमने कहा मैं पब्लिक ऑफिस को प्राइवेट गेन के लिए इस्तेमाल कर रही हूं। गु किंग हान थोड़ा आगे झुकी। होठों पर एक ताना मारने वाला स्माइल खेल रहा था। डायरेक्टर झाओ, तुम एक चीज में गलत समझ रहे हो। अगर पानी बहुत साफ हो तो मछली नहीं रहेगी। वो गलत नहीं है, पर तुम मछली नहीं हो। तुम एक लीच हो जो गु कॉर्पोरेशन का खून चूस रहा है। जैसे ही उसने बात खत्म की, गु किंग हान सीधे मेरी तरफ देखी। बचने की कोई कोशिश नहीं की। उसकी टोन पूरी तरह से अहंकारी और जंगली थी। बिल्कुल एक चीज में तुम गलत नहीं हो। मैं सच में उसके लिए वेंट कर रही हूं। क्योंकि तुमने मेरी पर्सन को टच किया है तो तुम्हें दाम चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कजिस फेटस रूलर की तुम बात कर रहे हो? गेकिंग हान ने ताना मारते हुए कहा, पर स्माइल उसकी आंखों तक नहीं पहुंचा। मेरे गेकिंग हान के टेरिटरी में मेरा वर्ड ही रूल है। खबले ही अपने ऑफिस को प्राइवेट गेन के लिए इस्तेमाल करूं। तुम्हें मेरे लिए इसे एंड्योर करना पड़ेगा। अब वो एक एक कदम करीब आती गई। उसकी ठंडी एस्थेटिक आवाज लोगों को घुटन जैसा महसूस करवा रही थी। डायरेक्टर झेऊ, मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम ओबीडियंटली कोऑपरेट करो, या वरना मुझे परवाह नहीं कि तुम अपनी रिटायरमेंट जेल में बिताओ। तुम्हारी उम्र में बोलते ही उसने डायरेक्टर जियाओ की ओर भी नहीं देखा, जो अपनी कुर्सी में लटक रहा था, बल्कि अपनी आंखें उठाकर अचानक सभी शेयर होल्डर्स पर अपना गैस स्वैप कर दिया। तो उसकी आवाज शांत थी, पर हर शब्द पहाड़ जितना भारी था। क्या तुम सबने वो साफ सुना? अब से जहां मैं हूं, तुम्हारे उस अनरिटन रूल से यही खत्म होते हैं। अगर तुम सच में करना चाहते हो तो मेरे लिए साफ सुथरे तरीके से करो। कुछ भी पकड़ने मत दे, वरना उसकी उंगलियों के टिप्स ने टेबल पर हल्का टैप किया। उसने बाहें उठाई और कहानी को रोक दिया। वह खड़ी हुई और अपनी जैकेट ठीक कर ली। युआन जैसी कचरा कंपनी के साथ गु कॉर्पोरेशन फिर कभी सहयोग नहीं करेगा। डायरेक्टर झाओ जैसे परजीवी को गु कॉर्पोरेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और कोई के पास कोई राय है? पूरी हॉल में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर झाओ का बर्बाद करने वाला उदाहरण वही था, और कुछ बोलने की हिम्मत कौन करेगा? गुग्गू किंग हान की नजर एक करके सब पर टिकी, और कोई भी उसकी आंखों में देख पाने की हिम्मत नहीं किया। तो अगर तुम में से इसे किसी के पास कोई राय नहीं है तो मीटिंग समाप्त। उसने बाकी शेयर होल्डर्स को एक भी नजर नहीं दी और कॉन्फ्रेंस दरवाजे की ओर तेजी से चली। लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गई और मेरे दस्तावेज इकट्ठा करते हुए मेरी ओर देखी। सभी के सामने उसने होठों को मोड़कर मुस्कुराहट बनाई। सेक्रेटरी लिन, अभी तुम्हारी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए अब से अगर कोई फिर भी तुम्हें गाली गलौज से हमला करने की हिम्मत करे तो तुम्हारे पास पहले कार्रवाई करने और बाद में रिपोर्ट करने की पूरी अधिकारिता है। ये बातें साफ तौर पर शेयर होल्डर्स के लिए थीं। वो अपनी ही तरकीब से मेरी इज्जत बचा रही थी। तो हम अभी अभी कॉन्फ्रेंस रूम से निकले और मोड़ लिया, तभी मेरी कलाई को एक पतली हाथ ने पकड़ लिया और अगली ही सेकंड में मुझे पास के लाउंज में खींच लिया। एक क्लिक के साथ दरवाजा अंदर से बंद हो गया। मेरे पूरे शरीर को दरवाजे की पैनल से दबा दिया गया। हल्की चाय की खुशबू आई और उस महिला का शरीर मुझे घेर लेता है। गु क्विंग हान, मैं चौंक गया और जल्दी से अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। ये मीटिंग रूम है, बाहर लोग खड़े हैं। डार्लिंग, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तो गु किंग हान ने सिर नीचे किया। उसकी नाक मेरी नाक से लगी। उसकी गर्म सांस नीचे तक फैंस कर रही थी। डार्लिंग ने मीटिंग में बहुत बढ़िया बोला, चलो मैं तुझे एक किस दे दूं। डार्लिंग इतनी इंपोजिंग थी, यहां तक कि मेरी अथॉरिटी भी बचा ली। तो मैं बॉस हूं, तो मुझे तुझे हैंडसमली रिवॉर्ड नहीं देना चाहिए। मेरे गाल जल रहे थे। मैं बस उस बूढ़े आदमी से निपट रहा था। अब मैं अभी बोलना खत्म भी नहीं किया था जब गु किंग हान अचानक मुझे जोर से डोर के खिलाफ धकेल दिया। उसकी लिप्स तुरंत मेरी लिप्स पर लॉक हो गई। तो मेरी पीठ कोल डोर पैनल से लगी हुई थी। तो बाहर हॉलवे में तेज कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। वो सिर्फ एक डोर से अलग मेरे सारे सेज अनंत तक एम्पलीफाई हो रहे थे। गु किंग हान, मैं उसे धकेलने की कोशिश कर रहा था। मेरा चेहरा फ्लश हो गया। अब शरारत बंद कर, कोई भी मिनट में अंदर आ सकता है।
पर वो औरत बस मेरे गर्दन के गले में अपना सिर डुबाकर मुझसे नजल कर रही थी। और डार्लिंग अभी वाकई बहुत बेस्ट थी। उसका हाथ धीरे धीरे मेरी कमर के साथ स्लाइड करता गया। पूरा शरीर सख्त हो गया। दिल वाइल्डली धड़क रहा था। और जब हम ऑफिस वापस पहुंचे, मेरी लिप्स थोड़ा सूज गई थी और रेड हो गई थी। तो मैं गुस्से में उसे घूरा, दिल में चुपके से कर्सिंग लगाते हुए कि वो असली पागल है। मैं लिम्ब ढोकर डेस्क की तरफ जा रहा था जब अचानक मेरी कमर को टाइटली ग्रिप किया गया और अगले सेकंड में वो मुझे फिर से अपनी बाहों में खींच ली। गुचिंग हान, अब क्या कर रही है? काम पे वापस गुचिंग हान ने ठुड्डी मेरी गर्दन के गले में रखी, नजदीक से घुसते हुए। ये देख। तभी मैंने उसकी डेस्क पर रखी एक फाइल देखी जिसपे साफ लिखा था, डायरेक्टर झाओ के खिलाफ बर्खास्तगी और मुकदमा। मेरी आंखें तुरंत बड़ी हो गई। ये वही कागज है जो डायरेक्टर झाओ को टारगेट करने वाला है। गु क्विंगहान ने फाउंटेन पेन उठाया और मेरे हाथ में धकेल दिया। तो फिर उसके हाथ ने मेरा हाथ ढक लिया, पूरी तरह से घेरते हुए। वो मेरे कान के पास झुकी। उसकी गहरी और मोहक आवाज ने मेरे अंगों को कमजोर कर दिया। तो तू वही है जिसने सबूतों से डायरेक्टर झाओ को ध्वस्त कर दिया। तो ये सिग्नेचर तेरा ही होना चाहिए। डार्लिंग, ये तेरी ट्रॉफी है। मैंने पेन पकड़ी, उंगलियां थोड़ा कांप रही थीं। ये तो जैसे गु कॉरपोरेशन के एक मेधावी अफसर पर मौत की सजा सुनाने जैसा था। क्या मेरे लिए साइन करना अनुचित नहीं है? इसमें क्या अनुचित है? गुकविंग हान ने हल्की हंसी के साथ मेरा हाथ थाम लिया और एक स्ट्रोक से साइन किया। डार्लिंग, तू ही भविष्य है गु कॉरपोरेशन का सीईओ। अब तेरे पास सबके ऊपर जान मौत की ताकत है। तो दस्तावेज साइन करने के बाद डायरेक्टर जियो की किस्मत पक्की हो गई। मुझे थोड़ा गर्म लगने लगा और मैं उसकी गोद से उठना चाहता था, पर वो मुझे पकड़कर रखी रही। अब छोड़ दो। औरत की नजर नीचे की ओर गई, मेरे टखने पर टिकी। मैं अभी अभी बहुत देर तक खड़ा रहा, अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए। तो वो मेरे सामने स्क्वाट करके बैठी और अपना हाथ मेरे पैर पर रखी। है ना, दर्द हो रहा है ना? तभी मुझे टखने में तेज दर्द महसूस हुआ। इतना दर्द था कि मैं लगभग घुट गया। गुगु किंग हान तुरंत भौं में सिकुड़ी और मुझे सीधे लाउंज में ले गई। तो तुमने दर्द क्यों नहीं बताया? मैं सोफा पर बिठाया गया और उसने तुरंत मेरा शौक उतार दिया। जैसा कि उम्मीद थी, मेरा टखना जो पहले सूजन रुक गया था, फिर से लाल और सूजा हुआ था। गुगु किंग हान होठों को चिपटाकर फ्रिज से मेडिकल आइस पैक निकाली और अगली ही सेकंड में मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गई। पहले इसे आइस से ठंडा करके सूजन कम करते हैं, फिर मेडिसिन लगाते हैं। उसने धीरे धीरे आइस पैक मेरे टखने पर रखा और एक ठंडी झंकार मेरे ऊपर आ गई। मैं स्वाभाविक रूप से पैर पीछे खींचना चाहता था, पर उसकी हाथ ने उसे मजबूती से पकड़ा। धीरे धीरे रहेगा। एक हाथ से आइस पैक लगाते हुए दूसरा हाथ मेरे टाइट बछड़े को पकड़कर धीरे धीरे मालिश कर रहा था। देखो, तुम्हारे मसल्स भी पूरे टाइट हैं। ठंडा आइस, दूसरी तरफ उसकी जलती हुई हथेली। वो सच में आइस और फायर का स्वर्ग था। तो ये जोरदार स्टिमुलेशन मेरे स्कैल्प को झुंझुना गया और पैर की उंगलियां मुड़ गईं। थोड़ा और नरम, मेरी आवाज फट पड़ी, थोड़ी खराश के साथ। अचानक सिर उठाकर मेरी तरफ देखी। उसकी आंखें गहरी, तीव्र भावनाओं से घुमावदार थीं। धीरे धीरे उसके उंगलियों में बेचैनी आने लगी। थोड़ा थोड़ा करके वो मेरे बछड़े की कर ऊपर उठती गईं, घुटने के पार और पैंट के नीचे छिपे जांग के किनारे पर रुक गईं। तेरा पैर थक गया होगा, उसकी आवाज में सेडक्शन भरा था। क्या तू अपनी वाइफ से इसे मसाज करवाना चाहता है? मैं शर्माते हुए उसकी शरारती हाथ पकड़ ली। ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ तेरी टखना दर्द कर रहा है। गुकिंग हान ने एक शैतानी स्माइल फ्लैश किया, पर मैं डार्लिंग को चलते देखा और ये जगह भी कांप रही थी। तो उसने मेरे पैंट के टॉप की ओर इशारा किया। बतू बकवास कर रहा है। मैं जल्दी से उसका हाथ वापस पकड़ लिया। तो गुकिंग हान, तू बकवास कर रहा है। गुकिंग हान ने धीरे धीरे हंसी। चाहे बकवास हो या नहीं, थोड़ा चेक करके पता चल जाएगा।